हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दृष्टि की लाइव क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो एक बार आप लोग मैसेज कीजिए और बताइए कि हमारी वीडियो या ऑडियो में कोई शिकायत तो नहीं है, आपको सब प्रॉपर मिल रहा हो, किसी तरह की कोई परेशानी। हम एक नए टॉपिक की शुरुआत जल्दी से कर भी पाएंगे और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको, क्योंकि ये कह सकते हैं कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। डीआई क्या होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। डीआई आपको सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर डीआई आप समझ गए तो समझ जाइए कि आपके एग्जाम में 3 या 4, 3 से 5 है ना, 3 से 5 का मतलब 3, 4 और 5 क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे अगर डीआई आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग डीआई करेंगे और डीआई बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है ना, हम लोग इसको होगा तो हम डाउट क्लास में कर लेंगे। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, एक ही बार में बताइएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस करना है, एक ही बार में, है ना। पहले आप लोग आज प्रैक्टिस कीजिए घर पे। पूरा जो 52-55 क्वेश्चन जो भी दिया गया बुक के अंदर, 53 क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चंस को करिए। एक एक करके बताएंगे तो समय ज्यादा खराब होगा, आप लोग सब कीजिए। अगर उसमें से जो जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा आप उसको एक बार लिस्ट बना लीजिएगा, हम लोग इसको किसी लास्ट क्लास में कर लेंगे। बिल्कुल तनाव मत लीजिए, करा देंगे। हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों की व्याख्या, है ना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डीआई। और अगर के सिलेबस की बात करें, सबसे पहले देखिए, हम लोग कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसके सिलेबस को डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। आंकड़ों का स्रोत प्राप्ति और वर्गीकरण, मतलब सोर्स, एक्विजिशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन करेंगे, वार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल, रेखा, है ना, सब आता है इसमें। और आंकड़ों की व्याख्या एक ही बात है, मतलब कुल मिला के ये डीआई की कहानी, ये सारा डेटा इंटरप्रिटेशन है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन ग्राफ, है ना, बार ग्राफ, ठीक है, सब इसी के अंदर आता है। तो डीआई में जो क्वेश्चंस आता है जनरली, देखिए इसका कोई फॉर्मूला ट्रिक कॉन्सेप्ट है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बार ग्राफ है, कौन सा पाई चार्ट है, और उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब का मेथड लगभग एक है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम जल्दी से उसको सॉल्व कर पाए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कैलकुलेशन। इसमें आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा आप उतना जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैलकुलेशन के आधार पर इसको आप बहुत आसानी से कर लोगे। कैलकुलेशन के आधार पे तो आप अपने कैलकुलेशन को अगर फास्ट रखते हो तो ये चैप्टर सबसे आसान होता है बनाने के लिए, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो। अगर कैलकुलेशन आपका थोड़ा स्लो है तो आप इसमें बना तो लोगे लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। तो आज से आप जोड़ घटाओ गुना भाग पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दो। जोड़ घटाओ गुना भाग पे जितना ज्यादा जोड़ घटाओ गुना भाग करोगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, डीआई का मतलब ही है कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता है। 3785 को 244 से भाग करने आ जाएगा, क्या करोगे भाई बताओ। तो 244 का टेबल तो किसी को आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता। लेकिन कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आप जल्दी जल्दी 244 से भाग कर लोगे 3785 को। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब हो सकता है कि इससे आसान आवे, बट ये बहुत डिफिकल्ट भी होगा ना, तो आपको कैलकुलेशन और थोड़ा बहुत ना कह सकते हैं कि हल्का ट्रिक लगाओगे ना तो कई बार ऑप्शन आपको दिख जाएगा बिना सॉल्व किए। कई बार ट्रिक लगाते ही कि क्या आ सकता है, क्या संभावना हो सकता है, 3785 को 244 से भाग कर रहे हैं तो क्या आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत निकालोगे और आपको उत्तर दिख जाएगा। ऑप्शन वैसा ही बनाया जाता है, एग्जामिनर जानबूझ के वैसा ऑप्शन बनाएगा जिससे कि आपको आंसर निकालने में ज्यादा परेशानी ना हो। उसको खुद पता है कि भाई इतना डिफिकल्ट दे दिया है तो कुछ क्लू दे दो कि बच्चे ज्यादा मेहनत ना करें या बच्चा जल्दी से कर ले। और वो किसके लिए बना रहा है, जो स्मार्ट बच्चा होगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है, जल्दी से बताइए। डीआई में किसी को आज तक जो डाउट था, आज आपका सारा डाउट हम लोग डीआई के अंदर क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए डीआई करते हैं हम लोग।
देखिए इसके सीधे अभ्यास प्रश्न पत्र पे आएंगे और यहीं से आपको डीआई समझाने की कोशिश करेंगे। डीआई में क्या है कि इसमें सीधे अभ्यास प्रश्न पत्र से ही आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आप आराम से डीआई सीख जाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में 5 विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम में किसी संगठन में कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है। उस संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या 4260 है। साथ ही 4 विभागों मानव संसाधन, वित्त, आईटी और लेखा में कार्यरत कर्मचारियों की वितरण की प्रतिशतता भी दी गई है। इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी संगठन में कर्मचारियों का शहरवार ब्यौरा दिया हुआ है। अब देखिए सबसे जरूरी बात है डीआई को समझना। सबसे जरूरी चीज है कि डीआई को आपको समझना है ना। डीआई का मतलब इस टेबल को समझना है आपको। अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ गए तो समझ जाइए कि आपको डीआई समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस टेबल को आपको अच्छे से समझना है। यहां पे कह रहा है कि जो कर्मचारियों की कुल संख्या है ना वो दिया गया है। संगठन, एक संगठन है जिसमें 4 शहर है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, 5 शहर है ना, 5 विभिन्न शहर है। तो इसके जो टोटल कर्मचारियों की संख्या है ना वो कितनी दी हुई है भाई मेरे, 4620। 4620 मतलब इसका जो सम है ना वो 4620 है। और यहां पे 2 डेटा मिस है। अब यहां पे क्या है, कर्मचारियों की संख्या अगर दिल्ली में 900 है तो दिल्ली में एचआर, वित्त, आईटी और लेखा विभाग है। 4 विभाग है, एचआर विभाग, वित्त विभाग, आईटी विभाग और लेखा विभाग। एचआर विभाग में क्या परसेंटेज है नहीं पता, लेकिन वित्त और लेखा में पता है। तो इस 2 जगह डेटा मिस है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कोई भी चीज अपने में 100% के बराबर होता है। मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था, याद होगा। तो अगर ये पूरा 100% के बराबर है तो कहने का मतलब है कि 18 और 28 कितना होता है भाई, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 46। ये दोनों मिलके 46 है। ठीक है, तो मतलब इस दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, एचआर और आईटी को मिला के 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। मतलब इस दोनों में डेटा मिला के कितना होगा, 54। बस आपको समझा रहा हूं, अभी तो बनाना है। उसी तरह यहाँ 30 और 15 है तो दोनों मिला के 45 है, तो इस दोनों को मिला के 55 होगा। यहां बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। जिसका लिख सकते हो ना उसका लिख दो, क्योंकि आसान हो जाएगा। जैसे 18, 20 और 32 दिया तो ये पता लग जाएगा। कैसे, देखिए 32 और 18 कितना होता है, 50 और 20 70। तो ये 100% 30 होगा। चाहे तो आप इसको लिख लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे ये कर सकते हैं आप, क्योंकि ये पूरा 100% के बराबर है। लेकिन इस बार देख रहे हैं यहाँ मिस है, कोई बात नहीं। अब देखिए कहीं ना कहीं सबका 2 डेटा मिस है। यहाँ 1 था तो इधर 1 था। 35 25 कितना होता है भाई, 35 5, 40 20 60, 10 70 8 78। तो इसको 22 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ 20 20 40 20 60 2 62, तो ये 38 हो जाएगा। तो जितना जरूरत था मैंने उतना लिख लिया। जहां नहीं लिख पाए वहां छोड़ दिया मैंने, जहां नहीं लिख पाए वहां छोड़ दिया। यहां भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दोनों को मिला के यहाँ पे 4620 में 9 7 16 7 2360 घटाएंगे तो 1940 के करीब आएगा, वो उसमें बच जाएगा। तो अभी छोड़ देते। इतना मेरे पास काम बन गया ना कि मैंने यहाँ 30, यहाँ 38, यहाँ 22 लिख लिया। इससे मेरा कुछ हद तक काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 22। ठीक है ना, क्योंकि ये सब मिला के 100% देता है। इतना तो आप कर सकते हैं ना। किसी को डाउट है यहाँ तक, जल्दी बताइए। ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए एक बार। ये आपको समझ आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि मैंने कैसे डेटा के अंदर ये वाला मिसिंग डेटा को लिख दिया। प्रतिशत में आपको पढ़ाया था ना कि कोई भी चीज अपने में 100% के बराबर होता है, उसी आधार पे मैंने इसको फिल कर लिया। अब आगे दिया गया कि तालिका में जो ये डैश है ना वो आपको वहां पे मान नहीं दिया गया, जिसका परिकलन यदि आवश्यक हो तो आपसे अपेक्षित है, वो करना है आपको। और कह रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी एक ही विभाग में कार्यरत है। ये भी इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। देखिए 2023 का क्वेश्चन है ये, और 5 क्वेश्चन पूछा गया था। 23 में 5 क्वेश्चन पूछा गया था, या और भी होगा। तो जून 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन। अब जिसके डीआई में ये वाला क्वेश्चन आया होगा, अब देखिए कितना क्वेश्चन है भाई, 5 क्वेश्चन है। समझ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बस आपको दिखाया है, अभी तो हम सॉल्व कराएंगे आपको। तो सोच लीजिए 5 नंबर आपको तो सीधे सीधे मिल जाता। एक्चुअल में क्वेश्चंस ये होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके यहां होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चंस क्या है भाई, कि यदि मुंबई में लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
गुरुग्राम में आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 38 अधिक है, तो मुंबई में वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब बताइए इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, सीधा सीधी आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहां पे कह रहा है कि मुंबई में लेखा विभाग जो है उसमें जो काम कर रहे हैं ना लोग, वो गुरुग्राम में आईटी विभाग में काम करने वाले लोगों की संख्या से 38 अधिक है। तो हमें या तो गुरुग्राम में आईटी विभाग में काम करने वाले लोगों की संख्या पता चल जाए, या मुंबई में लेखा विभाग में कार्य करने वाले के कर्मचारियों की संख्या पता चल जाए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अब हमें डेटा पे जाना है। ये बार बार आपको डेटा पे जाना होगा। मुंबई में लेखा, गुरुग्राम में आईटी, मुंबई में लेखा। अब देखिए मुंबई में लेखा, अब देखिए मुंबई में लेखा मिस है भाई, मुंबई में लेखा मिस से नहीं निकाल पाओगे। कैसे? क्योंकि मुंबई में संख्या तो 760 है, लेकिन 760 का कितना प्रतिशत तो नहीं निकाल पाएंगे। और गुरुग्राम में क्या दिया हुआ था, आईटी, है ना, गुरुग्राम में आईटी देख लीजिए, है ना, गुरुग्राम में आईटी विभाग। अब देखते हैं गुरुग्राम में आईटी विभाग है क्या, तो देखिए गुरुग्राम आईटी विभाग आपने निकाल लिया था ना 38%। तो गुरुग्राम में आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, 700 का 38%। तो हम यहां पे लिखेंगे गुरुग्राम और ब्रैकेट में डाल देना आईटी, कितना हो जाएगा 700 का 38%। सॉल्व करेंगे, 8 सते 56, 5 7 21 5 26, 266 लोग गुरुग्राम में आईटी विभाग में काम कर रहे हैं। अब कह रहा है कि मुंबई में जो लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या है ना, गुरुग्राम की संख्या से 38 अधिक है। तो अब तुरंत मुंबई में लेखा लिख देंगे, मुंबई में लेखा में कितना हो जाएंगे, इससे 38 अधिक, तो 266 प्लस 38 कर दीजिए। तो 8 6 14, 6 3 9 1 10, 304। 304 कहां हो गया, मुंबई में लेखा विभाग में, मुंबई के लेखा विभाग में कितना हो गया 304। तो कह रहा है कि मुंबई में वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करिए। अब मुंबई में आपको वित्त विभाग में आ जाना है भाई। अब देखिए मुंबई में वित्त विभाग और लेखा विभाग दोनों मिसिंग था भाई, दोनों मिसिंग था। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस दोनों का सम कितना था। तो देखिए 45 है ना, 30 और 15 45, तो वित्त और लेखा का सम कितना है भाई 55। और हम ये देख रहे हैं कि मुंबई का 760 क्या है, टोटल है। तो 760 का अगर 55% पता लग जाएगा तो क्या निकल जाएगा, वित्त प्लस लेखा। तो हम लिखेंगे, अभी आ जाते हैं, मुंबई है ना, ठीक है, मुंबई का क्या है 760, तो हम लिखेंगे मुंबई और यहां पे लिखेंगे वित्त अब प्लस लेखा। तो 760 का अगर 55% आप निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वित्त प्लस लेखा, है ना भाई, एक ही साथ निकाल दिए 55%। सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से 11, 5 से 20, 2 से 2 जीरो कट गया, और 38, 38 गुना 11, 11 8 88, 8 11 33, 8 41, 418 लोग क्या हो रहे हैं, मुंबई में वित्त और लेखा में है। और आपको पता है मुंबई में केवल लेखा में 304 लोग हैं, तो वित्त का पता नहीं लगेगा मेरे भाई। वित्त का क्या हो जाएगा, 418 में 304 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 में 4 या 4, 1 और 1, 114। तो 114 मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में दम था, लेकिन क्या था, कैलकुलेशन था और दिमाग लगाना था। केवल कैलकुलेशन और आपका थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, केवल कैलकुलेशन और आपका थोड़ा सा दिमाग। ये तो था पहला क्वेश्चन जो सबसे आसान मुझे लगा, आपको भी लगा होगा। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले गुरुग्राम के आईटी विभाग का निकाल लिए संख्या, उसके बाद मुंबई में लेखा का पता लग गया क्योंकि उससे 38 अधिक है, जैसा कह रहा वैसा कर लिया। उसके बाद मुंबई में वित्त और लेखा का इंडिविजुअल नहीं दिया था परसेंटेज, दोनों को मिला के 55% था, तो दोनों का 55% 418। भाई मुंबई में लेखा विभाग में 304 है, तो वित्त में उसका डिफरेंस नहीं हो जाएगा। हो गया आंसर। बताइए कितना वक्त लगा, लगेगा वहां। देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन से आप 10 मिनट ले सकते हो, आप खुशी खुशी 10 मिनट लेना, कोई तनाव की बात नहीं। अगर मुझे 10 मार्क्स मिल रहा हो तो हम 10 मिनट भी नहीं देंगे क्या, ये तो जायज है ना भाई देना। और 2 मिनट से कम समय लगेगा। यहाँ पे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया, बोला इतनी सारी बातें, तो ना वहां तो आप फटाफट करोगे ना, वहां तो आप फटाफट करोगे। और ये सब थोड़ी लिखोगे, ये सब ये लाइन लिखने की जरूरत क्या है, ये लिखने की जरूरत क्या है, ये सब तो फालतू है लिखना।
और अगर लिखो भी ज्यादा ज्यादा क्या लिखोगे, जी और आईटी। जी फॉर गुरुग्राम, एम फॉर मुंबई, है ना, एम फॉर मुंबई, वित्त को एफ लिख लेना, लेखा को आप अकाउंट्स लिख लेना F+A। तो ये सब शॉर्टकट यूज कर लेना ना भाई, फाइनेंस, अकाउंट्स, आईटी, है ना, HR होगा तो HR लिख लेना, है ना। मुंबई को एम से, गुरुग्राम को जी से, दिल्ली को डी से, लखनऊ को L से। तो भाई सब ट्रिक अपना सकते हो, थोड़ा सा हिंट के लिए, है ना, कि बस रिपीट ना हो जाए। क्लियर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली में लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या HR विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 40% अधिक है। दिल्ली की ही बात हो रही है, दोनों दिल्ली की ही बात कर रहा है। दिल्ली में डी में लेखा विभाग और दिल्ली में HR विभाग, इसी की बात हो रही है अभी। और कह रहा है किसकी तुलना में 40% अधिक है, लेखा विभाग में 40% अधिक है। मतलब इसमें जो होगा उसका 40% अधिक होगा। मतलब अगर x होगा तो x का 40% अधिक, मतलब x का 140% होगा। ये एक सिखाने के लिए बता रहे हैं, हालांकि एक्स वैक्स मेरे मतलब मेरे पल्ले से बाहर है और मैं बताऊंगा भी, एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो कह रहा है दिल्ली में आईटी विभाग में संख्या कितनी है, तो दिल्ली का ही आईटी का बता दीजिए आप, ठीक है। ये तो बस एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हम करेंगे नहीं, तनाव नहीं लीजिए। अब दिल्ली का अकाउंट्स, HR और आईटी, अकाउंट्स, HR और आईटी, देखिए अकाउंट्स का तो दिया है भाई, बहुत अच्छे से दिया है। अकाउंट्स का क्या है, 900 का 38%। तो अकाउंट्स का 900 का 38% निकाल दीजिए ना, इतना समय क्यों लगाना। 900 का 38%, ये जो है ये 900 का 38% है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 9×8 = 72, 7 9 × 27, 7 34। 342 लोग कहाँ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। 342 लोग कहाँ है, अकाउंट डिपार्टमेंट में। लेकिन कह रहा है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में लोग हैं ना, वो HR से 40% अधिक है। गुना सही किया ना भाई, 9×8 = 72, 7 9 × 27, 7 34, ठीक है। लेकिन कह रहा है जो अकाउंट्स में लोग हैं ना, वो HR से 40% अधिक है। मतलब हम कह सकते हैं ना, ये जो संख्या है 342, ठीक है ना, समझिएगा, ये जो संख्या है आपका 342, वो कहीं ना कहीं 140% के बराबर है। तो 100% का मान, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 14 दूना 28, 6 कटेगा, ये 7 7 चौके 28, 342 होगा ना भाई। हम गलत तो नहीं कर दिए, 38, 900 है ना, दिल्ली में संख्या कितनी है, 900, और ये क्या 28 है, सॉरी हम 38 ले लिए क्या, तभी तो गलती हुआ, है ना। 900 का 28% है ना, गलती नहीं करिएगा, डेटा को देख लीजिएगा। 9×8 = 72, 7 9 दूना 18, 7 25, 252। तो 252 तो मेरा ये है, और ये जो है इससे 40% अधिक है। तो हम कहेंगे ना कि भाई 252 जो है ये कहीं ना कहीं 140 का मान है। तो 100 का मान कितना, 0 0 कटा, 14 का 14, 11 18, तो 180 क्या है, इसमें आ गए। तो देखिए 180 का 140% निकालेंगे ना तो 252 ही आएगा। ये सब सिखाया ना परसेंटेज में, ये जो मान है वो 100 + 40 का है, तो 100 का कितना भाई, ये 140% के बराबर है ना, ठीक है। अगर आपने अकाउंट HR ले आए तो आपको अब आईटी लाना है। दिल्ली में आईटी, भाई दिल्ली में आईटी कैसे लाओगे, तो दिल्ली में सबसे जरूरी बात है कि आपको आईटी पता लग गया, अकाउंट पता लग गया, तो वित्त भी निकाल लो। जब आप वित्त, आईटी और अकाउंट निकाल लोगे तो HR नहीं निकाल लोगे 900 में घटा के, तो यहां 900 का 18% पहले और निकाल लो वित्त में। तो भाई वित्त में क्या होगा, फाइनेंस में 900 का 18%, तो 18% कितना हो जाएगा, 162। तो भाई अब क्या करना है, इसमें क्या हो जाएगा, 900 में आप 252, 180 और 162 घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो अब घटाएंगे तो देखिए 900 में अगर इसको घटाएंगे तो 2 2 4, 8 5 13 6 19, 1 3 1 4 1 5, 594 घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6, 9 में 9 गया 0, और यहाँ 8 में 5 गया 3, तो 306 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, किसमें, आईटी विभाग में। ये समझ में आया, किसी को नहीं आया तो जल्दी से बताइए, ये नहीं आया तो जल्दी से बताइए। देखिए डीआई में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है डीआई। मुझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डीआई ही लगता है एग्जाम में।
जल्दी बताइए, समझ आ रहा है? बहुत लॉन्ग हो गया। हाँ लॉन्ग तो है। शॉर्ट, भाई देखो अगर हम फास्ट बना देंगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो? मैं तो आपको डिटेल में सिखाऊंगा ना, आप शॉर्ट खुद नहीं कर सकोगे। इसमें मैंने लॉन्ग किया क्या है भाई? कुछ नहीं किया लॉन्ग, आपको बताया इसलिए आपको लॉन्ग लगा। मैंने बोला दिल्ली में अकाउंट में 900 का 28% था, समझिएगा, शॉर्ट्स में बता रहा हूं। दिल्ली में अकाउंट में 900 का 28% तो दिया ही था भाई, तो निकाल दिया 252। भाई ये तो करोगे ना वहां, अब 900 गुना 28/100 थोड़ी एग्जाम में लिखना है, आपको सीधे समझना है कि 900 का 28% का मतलब 0 0 तो कट जाएगा ना, आपको केवल 28 गुना 9 सोचना है। ट्रिक सीखो ना, आप वहां 900 को 28% थोड़ी लिखोगे, फटाफट 28 गुना 9 लिखोगे 252। फिर आपको पता है कि ये जो 252 है ये इसका 140% है, एचआर का 140% है, तो आप 252 जो है वो कहीं ना कहीं 140 का मान है तो 100 का मान, इसको भी फटाफट अगर करोगे तो 180 नहीं निकाल लोगे। अब ये आपको 180 आ गया। दिल्ली का फाइनेंस आपको पता है 900 का 18% है, तो 900 गुना 18/100 लिखना थोड़ी है, 9 गुना 18 लिखना है सीधा 162। आपने 162 लिख लिया, उसके बाद आपको तीनों का मान आ गया, क्या क्या? अकाउंट, एचआर और फाइनेंस। तो आप आईटी का मान नहीं निकाल लोगे, तीनों को घटा दिए 900 में तो 306 आ गया। तो इसमें वक्त कहां लगना है, 1 मिनट से भी कम समय में लगेगा। अगले क्वेश्चन में हम फास्ट करके दिखाएंगे कि कितना कम वक्त में बनता है। ये तो आपको सिखा रहे हैं ना, ठीक है, ये तो आपको सिखा रहे हैं ना कि भाई आप सीखो। अगर आप नहीं सीख पाओगे डिटेल में तो फिर शॉर्टकट नहीं कर पाओगे, तो आपको डिटेल में थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना? ठीक है, आपको डिटेल में थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना? तो आप डिटेल में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद शॉर्टकट हम खुद सिखा देंगे आपको। हाँ हाँ, आराम से सीखो ना, परेशान नहीं होना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना डिटेल में सीखो, शॉर्टकट पे ज्यादा फोकस मत करो भाई। जब आप सीख जाओगे ना तो शॉर्टकट आप खुद ही ढूंढोगे। हर एक बार बताओ, मैं जैसे आपको पहली बार बोलूंगा कि आप ऐसे जाओ वैसे जाओ वैसे जाओ, बहुत घुमा घुमा के आपको मैं लेके गया, क्योंकि आप पहली बार मेरे साथ चल रहे थे। जब आप 2 3 बार जाओगे ना तो खुद शॉर्टकट ढूंढने लगोगे, यार बहुत लंबा रास्ता है, थोड़ा शॉर्टकट ढूंढेंगे, फिर आपको लगेगा यार ऐसे ऐसे चले जाते तो शॉर्टकट पहुंच जाते। समझ रहे हो? तो शॉर्टकट ढूंढने का तरीका खुद, मतलब आप ढूंढ लोगे, लेकिन पहले आप डिटेल में सीखो। पहले डीआई को डिटेल में सीखना चाहिए। और डिटेल भी नहीं है, ये है तो शॉर्टकट ही, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है ज्यादा तो इसलिए डिटेल लग रहा है। ठीक है, परेशान मत होइए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 10% कम है, तो कह रहा है कि संगठन में वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या ठीक कितने शहरों से, मतलब डैश शहर का मतलब कितने शहरों से 415 से अधिक है। अब देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, पहले बता दूं आपको, बताइए क्यों। सबसे पहले तो भाई आपको बेंगलुरु और हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या पता करनी होगी, क्योंकि वही दो मिस है। बेंगलुरु और हैदराबाद का मिस था ना, बाकी का तो दिया था। उसके बाद सब में वित्त और लेखा विभाग में कर्मचारियों की संख्या निकालनी होगी, कुल वित्त प्लस लेखा सबका निकालना होगा। फिर देखना होगा कि किसके वित्त और लेखा के कर्मचारियों की कुल संख्या 415 से अधिक है। तो समझिए, अब बोलिए तो भाई इसका क्या शॉर्टकट करोगे आप? भाई डिटेल तो बनाना पड़ेगा ना, इतना काम तो करना पड़ेगा। सबसे पहले बेंगलोर और हैदराबाद के कर्मचारियों की संख्या पता करिए। अब देखिए यहां पे बेंगलोर और हैदराबाद मिस था। अब यहां पे हमको ये देखना है कि बेंगलोर और प्लस हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या कुल कितनी है। तो 4620 में इसको घटा दीजिए तो 9 7 16 7 2360, 2360 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 10 में 6 गया, सॉरी 12 में 6 गया 6, ठीक है, और 5 में 3 गया 2, और 3 में 2 गया 1, 1260। 1260 जो है इस दोनों को मिला के है, पहली बात, समझ रहे हैं? 1260 इस दोनों को मिला के है, ठीक है ना? कैलकुलेशन सही है ना? ये तो सही किया ना, 9 7 16, 16 7 23, 2360, ठीक है, 6 9 7 16,
7 7 14 9 23, 0, 12 में 6 गया 6, 5 में 3 गया 2 और 4 में 2 गया तो 2। अच्छा 2260 होगा। कितना हो जाएगा भाई, देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करिएगा, 2260 होगा। अब इस दोनों में मिला के 2260 है। अब बताइए कितना लंबा बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें जो इसकी संख्या है वो 10% अधिक है। अब आगे आइए, समय लगेगा भाई, समय लगेगा तो तनाव नहीं लेना है। बेंगलोर में जो कर्मचारियों की संख्या है ना, वो हैदराबाद में कर्मचारियों की तुलना में 10% कम है, तो हैदराबाद का 90% होगा वो। ये तो कह रहा है बेंगलोर की जो संख्या है वो हैदराबाद के 90% है, क्योंकि 10% कम मतलब इसका 90%। ठीक है, बेंगलोर के कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या का 10% कम, मतलब 90%। तो अब देखिए यहां से बहुत आसानी से नहीं पता चल जाएगा, बी और एच का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10। मतलब बेंगलोर में अगर 9 कर्मचारी हैं तो हैदराबाद में 10 कर्मचारी हैं। आपको बस हम बता तो रहे, रेशियो से सिखा देंगे, रेशियो से सिखा देंगे, नहीं तो फिर एक्स मान के बनाना भाई, कि माना कि बेंगलोर में कर्मचारियों की संख्या एक्स, सॉरी हैदराबाद में एक्स, तो बेंगलोर में कर्मचारियों की संख्या एक्स का 90%, फिर फंस जाओगे। ये मजे मजे में आपने रेशियो ले आया। अब आपको पता है कि बेंगलोर प्लस हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या 2260 है, तो हम नहीं कहेंगे कि बेंगलोर में कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2260 जो है वो 9 + 10 का मान है, तो बेंगलोर में 9, तो आ गया बेंगलोर की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 2260/19, ठीक है ना, और गुणन 9, 2260 ही था ना भाई, देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन चेक करके, हाँ 2260 है, ठीक है। सॉल्व करिए, आ जाएगा, देखिए 19 से ये कटेगा, 19 से ये कटेगा, कटेगा नहीं, 10% कम है। बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 10% कम है, तो यहाँ पे देखिए डेटा कट नहीं रहा, 2260, 19 से 2260 कटेगा नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, 19 दूना 38, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, डेसिमल में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन तो ठीक किया है ना हमने, एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा, और नहीं तो भाई डेटा तो बड़ा गड़बड़ दे दिया, मतलब एग्जाम में 0 6 7 7 14 9 23, 2360, 4620 ही है ना। अच्छा 4260 है, देखिए डेटा गड़बड़ ले रहे हैं हम लोग, 4260 है ना, 4260 में 2360 घटाना है, 0 0, 12 में 3 गया 9, 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1900। क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, डेटा गलत मत ले लीजिएगा मेरी तरह, 1900 है ना। अब देखिए हो जाएगा मजे मजे में 1900। अब देखिए कितना आसान हो गया, 1900 जो है ये 10 + 9 का मान है, तो 19 का मान है, तो 9 का मान कितना, तो पता नहीं लग गया। बेंगलोर में 900 लोग हैं, तो हैदराबाद में कितने लोग हो जाएंगे, 1000। तो आप बेंगलोर और हैदराबाद के कर्मचारियों की संख्या अब लेकर आए हैं, अब लेकर आए बेंगलोर और हैदराबाद के कर्मचारियों की संख्या कितना, 900 और 1000। अब क्वेश्चंस यहाँ खत्म नहीं हो गया, क्वेश्चंस में ऐसे आपको थोड़ी 2 नंबर देगा वो। अब कह रहा है कि सारे संगठन में वित्त और लेखा का मान निकालिए, वित्त प्लस अकाउंट्स, वित्त प्लस अकाउंट्स, वित्त प्लस अकाउंट्स, वित्त प्लस अकाउंट्स। वित्त को आप एफ से डिनोट कर लीजिए, फाइनेंस प्लस अकाउंट्स, फाइनेंस प्लस अकाउंट्स, फाइनेंस प्लस अकाउंट्स। 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि 4 आपके पास राज्य है। अब देखिए 4 नहीं 5 राज्य हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम, है ना, तो 5 राज्य हैं आपके पास। एक बार और एफ प्लस ए लिखिए। अब सबका मान इंडिविजुअल निकालिए, फिर पता करिए कि किसमें 415 से अधिक है। इतना आसान नहीं है भाई। अब हम निकालेंगे सबसे पहले किसका, दिल्ली का। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइनेंस प्लस अकाउंट्स, देखिए फाइनेंस प्लस अकाउंट्स, तो 28 + 18, इसका देखिए अब यहां मिस कर जाएगा। अब देख रहे कितना तनाव होगा, अब यहां मिस करेगा, यहां आ जाएगा, अब यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा, और यहां पे मिस करेगा फाइनेंस प्लस अकाउंट्स। तो चलिए यहां मिस करेंगे, तो हम देख रहे हैं किसका मिस हो रहा है, मुंबई का, तो मुंबई को अभी छोड़ के हमने 4 स्टेट का निकालना है। किसका किसका, 18 + 28, 20 + 32, 25 + 35 और 22 + 20, कितना हो जाएगा, 28 + 18, 8 8 16, 46। इसको जोड़ेंगे तो 52, इसको जोड़ेंगे तो 60, और इसको जोड़ेंगे तो 42, और सबका परसेंटेज निकालना है, मतलब सबका मान निकालना है। मतलब 900 का 46%,
बेंगलोर का आपके पास 900 आया था, डेटा याद होगा अभी किया था, 900 का 52%, 1000 का 60% और 700 का 42%। अब जाके आपको बताना है कि किसका मान 415 से ज्यादा होगा। समझिए कितना कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, कितना लेंदी है, लेकिन पेशेंस रख के करिएगा ना तो आराम से सॉल्व होगा। पेशेंस रख के करिएगा तो आराम से सॉल्व होगा। इसका मैंने आपको एक तरह से सारा कुछ बता दिया। कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद करके आप आराम से इसका आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे मिसिंग वाले में क्या होगा ना, मिसिंग डेटा वाला में आपका हो सकता है कि पिछले क्वेश्चन से कुछ मदद मिल जाए। पिछले क्वेश्चन से जैसे कि हो सकता है कि पिछले किसी क्वेश्चन में हमने वित्त प्लस लेखा का मान अगर निकाला होगा तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे देखिए मुंबई का वहां मिस था ना, मुंबई का नहीं पता था, तो देखिए मुंबई का वित्त प्लस लेखा का मान यहाँ पे डायरेक्ट 418 आ रहा था, तो देखिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंबई मिस था और मुंबई का डायरेक्ट मिल गया पिछले क्वेश्चन से 418। समझ गए, बाकी का आप निकालना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, तो ये भी होगा, इसलिए मैंने बोला था भी मुंबई को रुको, मैं बताऊंगा कहां से मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन में मुंबई का वित्त और लेखा का आपने डायरेक्ट निकाला हुआ था 418। क्लियर है, तो मुंबई का 418 आपने निकाला हुआ था तो भाई लिखने की जरूरत नहीं थी, और बाकी का आपको निकाल लेना है और आंसर आप पता कर लेना कि 415 से कौन है। तो पहला तो आंसर ये है ही, ये 415 से ज्यादा है। बाकी और किसका किसका आएगा वो सॉल्व कर लेना। कर लोगे ना, कर लोगे ना आप लोग सॉल्व अब। जो भी होगा, एक दो तो होगा कि तीन होगा कि चार होगा कि पांच होगा, या पांचों राज्य में होगा या तीन में होगा या दो में होगा, वो आप कर लोगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा है। अब ये देखिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का है मतलब आसान होगा कि मुंबई और गुड़गांव में आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। मुंबई और गुरुग्राम, मतलब मुंबई अब प्लस गुरुग्राम में आईटी में कितने लोग हैं। तो मुंबई और गुरुग्राम में चले जाइए। अब देखिए मुंबई और गुरुग्राम में जाने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए 900 और 1000, इससे आसान हो जाएगा आपको, है ना, इसलिए मैंने निकाला है तो लिख दिया। मुंबई और गुरुग्राम में आईटी विभाग, देखिए मुंबई कहाँ है, यहाँ आईटी में देखिए क्या है 30%, तो 760 का 30% यहीं पे निकाल लीजिए। 760 का 30% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6×18 7×1 22, 228 कितना हो जाएगा। और देखिए जिसका मान आ जाए ना, स्मार्टनेस है कि उसके बगल में उसका नंबर लिख दीजिए, अगली बार आपको काम आएगा। जैसे ये 228 आया ना, तो हम यहाँ पे बगल में 228 लिख लेंगे, ये सब स्मार्टनेस है। अगली बार फिर 760 का 30% नहीं करना पड़ेगा भाई, 5 क्वेश्चन है, जरूरत तो पड़ना ही है। और कह रहा है कि मुंबई के बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम में 700 का 38%, तो 38 गुना 7 करेंगे, 8 7 56, 7 21 और 5 26, 266 यहां भी लिख लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 8 से 14, 6 2 8 1 9 4, 494 उत्तर ढूंढ लेना है। ये तो 10 सेकंड में बन गया। ठीक है 494 देखिए मिल गया। अब बोलिए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आसान था। भाई क्या करोगे, एग्जामिनर है, 5 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा या 3 देगा, तो 3 देगा तो 2 आसान देगा, 2 देगा तो 3 आसान देगा, लेकिन वो बैलेंस करके देगा, तनाव नहीं लेना है, बैलेंस करके देगा। हाँ 494 आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अंतिम क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या में 10। देखिए अब ये कहानी देखिए कितना बदमाश है भाई, पहले भी बोल ही चुका और हमने ये बात को निकाल लिया कि बेंगलुरु में जो कर्मचारियों की संख्या है 900 और हैदराबाद में 1000 है। ये मेरे किसी काम का नहीं है, जो बेवकूफ होंगे दोबारा करेंगे। तो हमने इसलिए पहले लिख दिया था कि आपको तनाव ना हो। इन दोनों शहरों में लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और इन दोनों शहरों में वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो दोनों शहर का लेखा अलग जोड़ दीजिए, मतलब बेंगलोर प्लस गुरुग्राम के कहेंगे लेखा, मतलब अकाउंट्स, और बेंगलोर प्लस गुरुग्राम के किसका लेखा और कौन सा वित्त फाइनेंस, इसको निकालना है। बेंगलोर गुरुग्राम का अकाउंट्स जोड़ना है, बेंगलोर और गुरुग्राम का फाइनेंस जोड़ना है। तो देखिए कितना आसान है। तो बेंगलोर में हम देखेंगे अकाउंट्स में कितने लोग हैं भाई, बेंगलोर अकाउंट्स, बेंगलोर में अकाउंट्स कहां है, ये देखिए 32,
तो 900 का 32% कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे फटाफट लिख लीजिए, 9 दूना 18 है ना, 9 तिया 27 एक 28, 288। और गुरुग्राम में अकाउंट्स, बेंगलोर और गुरुग्राम था ना, एक बार देख लीजिए, बेंगलोर और हैदराबाद है ना, हैदराबाद। अब हैदराबाद में आइए आप, हैदराबाद यहां 1000 है, 1000 का 35% तो कितना हो जाएगा आपका 350। दोनों का सम कितना हो जाएगा 8, 8 5 13, 3 2 5 1 6, 638। हमने फटाक यहां पे 638 लिख लिया बिना किसी टेंशन का कि ये 638 आ गया। बेंगलोर और क्या नाम है, हैदराबाद में ना, इसको हैदराबाद करिए, गुड़गांव मत कीजिए भाई, हैदराबाद बोल रहा है ना तो एस से डिनोट करिए, ठीक है ना, हैदराबाद। अब कह रहा है बेंगलोर हैदराबाद के फाइनेंस में जाइए, तो भाई देखिए बेंगलोर हैदराबाद के फाइनेंस में जाते हैं यहां बार बार पीछे जाना पड़ता है, ये बड़ा परेशानी है। बेंगलोर फाइनेंस कहां है भाई, ये वित्त। तो 900 का 20% 180, तुरंत लिख लीजिए, आगे भी काम देगा। और हैदराबाद का 250, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 430, तुरंत उठा के यहां 430 लिख लिया मैंने। दोनों का अंतर निकालना है, 8 0 2 208। कितना वक्त लगा, 1 मिनट से कम लगा। तो भाई देखिए आपको मैंने बोला कि एक डीआई में 10 मिनट दे देना 5 क्वेश्चन के लिए, एवरेज है 2 मिनट पर क्वेश्चन। हो सकता है कि किसी में 1 मिनट लगे, तो हो सकता है किसी में 3 मिनट भी लगे। तो भाई आप प्रेशर मत लेना प्लीज, हो सकता है किसी में 50 सेकंड भी लगे, तो किसी में 4 मिनट भी लग जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपका 10 मिनट में होगा। एग्जामिनर उसी आधार पे सेट करता है कि बच्चे 10 मिनट में बना लें उसको। और बहुत इंटेलिजेंट अगर आप हो जाएंगे ना तो 7 से 8 मिनट में भी आपका डीआई सॉल्व होगा, और बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो 5 मिनट मोर देन सफिशिएंट। जैसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो 4 से 5 मिनट में मैं बना लूंगा, क्योंकि मैं क्या स्मार्टनेस अपनाऊंगा कि मैं सारा डेटा शुरू में ही लिख लूंगा। सबसे स्मार्टनेस में क्या करूंगा कि ये जो मिसिंग है ना, ये मैं सारा भरने की कोशिश करूंगा शुरुआत में ही, कि मुझे बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। अगर आप स्मार्ट हैं तो शुरू में आप सारा डेटा भर लीजिए जितना जरूरत हो, या जितना आपको लग रहा है कि इससे भरा जा सकता है। और जहां नहीं भरा जा रहा है फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब जब मौका मिल रहा है भरते जाइए। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 900 1000 भर लिया, तो अब इसको मिटाना नहीं, इसको भर के रखना, आधे काम देगा। दिया था ना, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन में काम दे दिया था, ठीक है। चलिए हाँ 208 हो ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये थोड़ा सा आसान है, 2022 का क्वेश्चन है, ये आसान है। निम्नलिखित, अब देखिए यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी वो सीखिएगा। अब आप मेरे साथ आइए, पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा बेसिक से सिखाया, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, और तैयार रहिए स्पीड के लिए। निम्नलिखित तालिका में एक विद्यालय की 6 कक्षा है ए से एफ ए से एफ 6 कक्षा है, ठीक है। ठीक है, ए से एफ 6 कक्षा है। उसमें कह रहा है कि प्रतिशत वितरण दिया हुआ है विद्यार्थियों का, ए में 20, बी में 12, सी में 16, डी में 15, ई में 21 और एफ में 16। जोड़िएगा तो 100% होगा, ये तय बात है, 200%। कह रहा है कि और उनमें से भी लड़के या लड़कियों का अनुपात 3:2 है, मतलब 20% में भी लड़के और लड़कियां 3:2, 3:1, 5:3, 8:7, 4:3 और 1:1 दिया हुआ है। क्लियर। कह रहा है कि सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 600 टोटल है। तो कह रहा है कि तालिका के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देखिए। देखिए अब आप स्मार्ट होंगे मेरे जैसे, तो आप क्या करिएगा फटाफट, 600 का 20% 120, 600 का 12% 72, 600 का 16% 16 96, 600 का 15% 90, है ना, 600 का 21% 126, 600 का 16% 96। अब अगली बार हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार
देखना नहीं पड़ेगा, सीधे देखेंगे। अच्छा 120 72। अब 120 में भी लड़के लड़की 3:2 के अनुपात में, तो हम कहेंगे ना कि 120 जो है वो 3 और 2 का मान है, तो 3 का मान कितना, तो भाई 5 24, तो 72 लड़के, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 24 दूना 48। मतलब लड़के अगर हम बॉयज की बात करें तो 72 और गर्ल्स की बात करें तो 48। देखिए 120 हो जाएगा। ये भी करते चलिए, फिर क्या होगा ना, मजे मजे से सॉल्व होगा। फिर कर लीजिए, 72 जो है 3 और 1 का मान है, तो 72 जो है 3 + 1 का मान है, मतलब 1 का मान 18, 1 यूनिट का मान 18, तो 3 यूनिट का मान 18 या 54 और 1 यूनिट का मान 18। सॉरी ऊपर बॉयज है ना, यहां गर्ल्स है, बॉयज कितना हो जाएगा 54 और गर्ल्स 18, लिख लिया। ठीक है, अब यहां बॉयज कितने हो जाएंगे भाई, देखिए 96 जो है 5 और 3 का मान है, तो 5 3 8 का मान है, मतलब 1 यूनिट का मान 12, तो 12 पंचे 60 और गर्ल्स 36। फिर यहाँ बॉयज कितने हो जाएंगे 8 7 15, 90 जो है वो 15 इकाई का मान है, 1 इकाई का मान 6, तो 8 इकाई का मान 6 8 48 और गर्ल्स जो है 6 7 42। अब यहाँ बॉयज और गर्ल्स आइए, 4 और 3 जो है 126 का मान है, तो 7 का मान है, तो 18 का मान, 1 यूनिट का मान 18, तो 18 चौके 72 और गर्ल्स है 18 या 54। यहां बॉयज और गर्ल्स बराबर है भाई, तो 48 48 है, बॉयज और गर्ल्स 48 48 है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है, मैंने यहां पे कितने आसानी से इस डेटा से सारे चीज को निकाल लिया, और इससे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकता। वो क्या पूछेगा, मैंने सब कुछ निकाल लिया। हर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, हर स्कूल में विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या, सब निकाल लिया। अब पूछो क्या पूछोगे, एक एक मिनट में दूंगा उत्तर। सभी कक्षा ए से एफ मिलाकर लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच के अंतर, तो लड़के और लड़की को अलग अलग जोड़िए, अंतर निकाल लीजिए, कितना वक्त लगेगा। लड़के कितने 72, अब देखिए यहां पे लड़के और लड़कियों को अलग अलग जोड़ना है, तो लड़के 72 54 60 48 72 और 48 जोड़ लीजिए। 8 2 10 8 18 4 22 2 24 2 6 7 13 4 17 6 23 5 28 7 35 354 लड़के। अब देखो इसमें स्मार्टनेस क्या होना चाहिए, जो बेवकूफ होंगे वो क्या करेंगे, लड़की की भी संख्या जोड़ेंगे। भाई लड़के अगर 354 है तो 600 में लड़की घटा दीजिए, तो 600 में लड़की घटाएंगे, ये बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे भाई, 600 में 354 घटा दीजिए। ठीक है, 600 में 354 घटा दीजिए, तो 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4 और 5 में 3 गया 2, 246 गर्ल्स। तो भाई 354 में 246 घटा दीजिए, तो 354 में 246 घटा दीजिए, 14 में 6 गया 8 0 108 आंसर। अब बताइए लड़कियों की संख्या जोड़ना था या स्मार्ट बनना था। भाई विद्यार्थी में लड़के और लड़की ही है ना, जब टोटल लड़के पता लग गया तो बाकी जो है लड़कियां ही होंगी टोटल में, 600 में लड़कों की संख्या घटा दिया, तो ये सब स्मार्टनेस है। अब इसको भी नोट करके रख लीजिए, ये भी अभी काम दे देगा। टोटल बॉयज 356, टोटल गर्ल्स 246, क्या पता आगे काम दे। मिटाना कुछ नहीं है, सबको रखना है, क्या पता काम दे दे, आगे किसी क्वेश्चंस में काम दे दे। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को डाउट है? अब समझ में आया ना कितना आसान होता है। एफ में लड़कियों की संख्या से बी में लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब एफ में जो गर्ल्स है और बी में जो बॉयज हैं उसको पहले नोट करिए। एफ में गर्ल्स, तो भाई एफ में गर्ल्स कितने हैं, देखिए एफ में गर्ल्स 48 और बी में बॉयज 18, सॉरी 54 है ना, बी में बॉयज 54 और गर्ल्स कितना है 48, और बी में बॉयज 54। एफ में लड़कियों की संख्या से बी में लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई देखिए बी में लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, 6 अधिक है लड़कों की संख्या, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, लड़के अपने रिस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा होंगे, कंपेयर किससे कर रहे हैं, लड़की से, तो 6/48 गुना 100%। आंसर 6×8 = 48, 100/8 मतलब 12.5%। कितना वक्त लगा। अगर एक बार हमने डेटा लिख लिया तो हमें क्या करना है, सिर्फ उठा उठा के आंसर ही तो देना है। भाई इतना भी तो थोड़ी दे देगा कि सीधे पूछ देगा कि भाई कक्षा बी में लड़कों की संख्या बताइए, इतना आसान नहीं पूछेगा, उसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा देगा, औसत पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा, अनुपात पूछ लेगा, ठीक है बना देंगे।
दिए गए कक्षाओं के युग्म में से किन दो कक्षाओं में लड़कों की संख्या एक समान है? किन दो जगह लड़कों की संख्या एक समान है? अभी पता लग जाएगा भाई। देखिए लड़कों की संख्या कहां पे एक समान है? दो जगह। देखिए यहां पे 48 और यहां पे 48, मतलब कौन सा कक्षा है ये? डी और एफ। किसमें है भाई? डी और एफ में। डी और एफ में 10 सेकेंड से भी कम लगा ना समय, खाली देखना ही तो था डेटा में जाके। अब बताइए किसी में 3 मिनट भी दे देंगे तो क्या दिक्कत है? इधर का टाइम वहां दे दीजिएगा, और ये वाला डीआई तो 4 ही मिनट में बनेगा। सभी 6 कक्षाओं ए से एफ तक में लड़कियों की संख्या का औसत देखें। अब मेरे लिए काम दिया ना, पहले तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है भाई? 246। औसत निकालना है। कितना स्कूल है? 6, तो 246 टोटल है। तो औसत क्या होता है भाई? कुल संख्या बटे कक्षाओं की संख्या बटे 6, 41। बताइए 10 सेकेंड काम दिया ना, इसलिए मिटाना नहीं है, कुछ मिटाना है, फिर से जोड़ो बैठ के, फिर से बेवकूफी करो, मिटाना नहीं है, कुछ काम देगा। आगे ए और सी में लड़कों और लड़कों की संख्या में अंतर पी और क्यू है। ए और सी में, ए और सी में लड़के और लड़कों की संख्या का अंतर पी और क्यू है, मतलब पी और क्यू है। तो ए में लड़के और लड़कों की संख्या का अंतर क्या है? पहले ये देख लीजिए। 72 में 48 घटाएंगे तो कितना होता है? 24 नहीं होगा? तो P 24 से डिनोट करेंगे, मतलब P को हम लोग यहाँ पे 24 से डिनोट करेंगे। और C में कितना है भाई अंतर? देख लीजिए, C में 60 में 36 घटाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं 60 में 36 घटाएंगे तो यहाँ भी 24 आएगा। तो Q का भी मान यहाँ पे क्या है भाई मेरे? 24 है। अब कह रहा है कि Q के संदर्भ में B का प्रतिशत क्या है? भाई अगर 24 आ रहा हो ना तो प्रतिशत फिर संदर्भ में कुछ दिमाग मत लगाइए, सीधा 100% होता है इसका आंसर। जब दोनों सेम है तो 100%। तो कैसे होगा? 24 बटे 24 गुना 100 करेंगे तो 100 ही नहीं आएगा भाई मेरे, 100%। बताइए किसी को डाउट है? ईमानदारी से बताइए, किसी को डाउट है? ईमानदारी से बताइए। कितना आसान क्वेश्चन था, और इसमें 6 क्वेश्चन पूछा है उसने, या 5 ही पूछा हो तो उसमें तनाव नहीं लेना। ठीक है, 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मध्यम पद हेतु मध्यम पद की 5 आवश्यक विशेषताओं में कौन सी विशेषता तब अतिक्रमित होती है जब किसी अनुमान में, ये कौन सा क्वेश्चन इसमें आ गया? ये डीआई का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 13 से 17, फिर से वही बात है कि इसमें एक टेबल में डेटा दिया गया, इसको भी हम क्या करेंगे, आराम से पहले डेटा होगा तो लिख लेंगे, है ना। इसका भी डेटा हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 शहर है ए से एफ। कह रहा है कि साक्षर ए से एफ में कुल संख्या साक्षर पुरुषों और साक्षर स्त्रियों का वितरण प्रतिशत दिया गया है। साक्षर पुरुष, साक्षर महिला। कह रहा है कि सभी 6 शहरों को मिलाकर कुल जनसंख्या साक्षर पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या का क्रमशः 1.5 करोड़, 40 लाख, 25 लाख है। मतलब 1.5 करोड़ जो है वो पूरा जनसंख्या है, पुरुष जो साक्षर है वो 40 लाख है, और महिला जो साक्षर है वो 25 लाख है। बाकी लोग क्या मतलब निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है। उसके बाद कह रहा है कि कुल जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है वो 8:7 है। कुल जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात क्या है? 8:7 है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट कर सकते हैं आप आसान।
तालिका में डेटा के आधार पर 13 से 17 के उत्तर देने हैं। अब बताइए, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को? पहले बताइए कि इस डीआई को आप समझ पाए, इस डीआई को आप समझ पाए कि डीआई समझाऊं दोबारा? ठीक है, इस डीआई को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? देखिए फिर से समझिए, 6 शहर है ए से एफ, क्लियर? कह रहा है कि कुल जनसंख्या है, साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं का प्रतिशत वितरण दिखाया गया। मतलब कुल संख्या, जनसंख्या, उसका प्रतिशत, पुरुष जो साक्षर है उसका प्रतिशत, महिला जो साक्षर है उसका प्रतिशत, क्लियर? और जो टोटल जनसंख्या है वो 1.5 करोड़ है ए से एफ में, और सबका वितरण दिया हुआ है प्रतिशत में। पुरुष जो साक्षर है वो 40 लाख में ये है, और महिला जो साक्षर है वो 25 लाख में ये है। तो 40 और 25 जोड़ेंगे ना तो हो जाता है 65 लाख। मतलब 65 लाख अगर साक्षर है तो निरक्षर कितने हो गए मेरे भाई? 1.5 करोड़ में 65 लाख घटा दीजिए तो 1.5 करोड़ का मतलब, और 1.5 करोड़ और 65 लाख घटाएंगे तो कितना होगा? 1.5 करोड़ का मतलब 150 लाख, 150 लाख, और अगर उसमें 65 लाख घटाएंगे तो हम कहेंगे 85 लाख क्या है? निरक्षर है। 85 लाख लोग निरक्षर हैं, ये तो आपने निकाल लिया। अगर पूछेगा तो आप बना लेंगे कि भाई कितने लोग निरक्षर हैं, तो 85 लाख लोग। कितने लाख लोग निरक्षर हैं? 85 लाख। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है 8:7 है। अगर कुल जनसंख्या में, ये जो जनसंख्या है ना, ये कुल जनसंख्या, इसमें पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है वो 8:7 है। मतलब पुरुष का पहले है ना, तो मेल और फीमेल का रेशियो। तो अब एक बात बताइए, तो मेल और फीमेल कितने कितने करोड़ है टोटल? तो टोटल मेल कितने हो जाएंगे भाई? 1.5 करोड़ का मतलब कह सकते हैं कि 80 लाख, और फीमेल कितने हैं? 70 लाख। ठीक है ना, अच्छे से लिख लीजिए, 70 को 70 लाख। अब एक बात समझिए, एकदम धीरे धीरे समझिएगा। इस 80 लाख में 40 लाख क्या है? मेल साक्षर हैं। तो मेल निरक्षर कितने हो गए? 40 लाख। और फीमेल निरक्षर कितनी हो गई? 70 में से 25 निरक्षर साक्षर हैं, तो 35 लाख क्या है? निरक्षर है। 35 या 45 होगा? 45 होगा, 45 लाख। और देखिए 45 और 40 जोड़िए, 85 हो रहा है ना, यहाँ देख लीजिए, हमने टोटल पहले ही लिख दिया था। 45 और 40 जोड़ेंगे तो 85 लाख निरक्षर है। अब मैंने आपका सारा डेटा लिख दिया है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं लिखा है। अभी इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। समझ पा रहे हो? मैंने सिर्फ हिंट दिया है आपको, केवल आइडिया दिया है कि कैसे मैंने सारा डेटा को अलग अलग कर दिया। इसमें मेल फीमेल निकाल दिया, इसमें मेल अगर साक्षर है तो मेल निरक्षर निकाल दिया, इसमें फीमेल साक्षर है तो फीमेल निरक्षर निकाल दिया, इसमें टोटल साक्षर 65 लाख है तो निरक्षर मैंने बता दिया 85 लाख है टोटल में से। ठीक है भाई, अब हमको क्या करना है? इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन चलिए इतना नहीं करेंगे। पता है क्यों? फिर बहुत वक्त लग जाएगा। हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते, जिसकी जरूरत होगी उसे निकालेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसे नहीं निकालेंगे। छोटा डेटा होता तो बना लेते। सीधे क्वेश्चंस पे। शहर सी की निरक्षर जनसंख्या और साक्षर जनसंख्या के बीच कितना अंतर है? शहर सी की साक्षर और निरक्षर के बीच अंतर पूछा है। शहर सी की जनसंख्या, पुरुष और मेल के बीच नहीं, जनसंख्या मतलब दोनों मिलाकर। देखिए शहर सी में 21% लोग हैं टोटल, है ना भाई? 21% लोग हैं, लेकिन हमें यह पता है कि शहर सी में जनसंख्या है 21%। तो शहर सी की जनसंख्या कितनी है? 1.5 करोड़ का 21%। उसमें साक्षर और निरक्षर का देखिए अनुपात अगर निकालेंगे तो आपको पता है शहर सी में साक्षर 65 लोग हैं और शहर सी में निरक्षर 85 लाख लोग हैं, है ना भाई? तो भाई 85 लाख और कह सकते हैं 65 लाख साक्षर और निरक्षर हैं। तो अब देखिए यहां पे सी, यहां पे लिखिए साक्षर और सी निरक्षर। देखिए कितना आसान आपके लिए कर रहे हैं। सी की निरक्षर और साक्षर के बीच अंतर। अब देखिए
यहां पे आपको पता है सी में कितने साक्षर लोग हैं भाई। सबसे पहले आपको देखना है कि सी में टोटल लोग कितने हैं, ये देख रहे हैं। तो 1.5 करोड़ का 21% लोग क्या है, साक्षर है। सी में टोटल, यहां पे लिखेंगे सी में टोटल कितने लोग हैं भाई, 1.5 करोड़ का 21%। इसको सॉल्व करिए, 21 ही है ना। हाँ, 1.5 करोड़ का 21%, 1.5 करोड़ पे कितना जीरो होता है भाई, 1.5 पे। तो इसको लाख में बदल लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना, मतलब 150 लाख, 150 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, इसका 21%। सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे, 15 का 15, 15 दूना 30 और 1 31, मतलब 3,15,000 लोग तो इसमें है ना। 3 लाख होगा कि 30 लाख होगा भाई, 4 जीरो है ना। 31,50,000 लोग क्या है, सी में है। अब सी में साक्षर और निरक्षर के बीच आपको क्या निकालना है, अंतर। तो सी में साक्षर लोग कैसे निकालेंगे, सी में साक्षर लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सी में साक्षर कितने लोग हैं, तो जितने पुरुष साक्षर और जितनी महिला साक्षर है उसको निकाल दीजिए, है ना भाई। 20% पुरुष का और 12% महिला का। तो 40 लाख का 20% कितना होगा भाई, 8 लाख होगा ना। 40 लाख का 20% 8 लाख, और 25% का 25 लाख का 12% कितना होगा, 3 लाख। तो 8 3 11 लाख तो यहां पे क्या है, साक्षर लोग हैं। 8 3 11 लाख कौन है यहां पे, क्या है, साक्षर है। तो निरक्षर कितने हो जाएंगे, 31,50,000 में 21 लाख घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21,50,000। तो भाई 21,50,000 में 11 लाख घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा 10, 10 मतलब 5 लाख, 10,50,000। समझ पाए, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बट लाजवाब क्वेश्चन। 2 मिनट लेगा बट बनेगा, 2 मिनट लेगा बट बनेगा, बिल्कुल तनाव ना लें। कितने का जान हथेली में आ गया, कितने का दम निकल गया कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। बट मुझे लगता है कि बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई कीजिए आप लोग। आपके पास अगर किताब होगा तो किताब में डीआई देख सकते हैं। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। ठीक है, क्या निकाले आप लोग, चलिए हम निकालते हैं। शहर ई के साक्षर पुरुषों की संख्या शहर एफ की साक्षर स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। शहर ई, अच्छा ई खाली लिख लेते हैं ना, ई ठीक है, साक्षर पुरुष, साक्षर मेल, और एफ साक्षर फीमेल, ये आपको चाहिए। ई में साक्षर मेल और ई एफ की साक्षर फीमेल चाहिए। तो ई में साक्षर मेल कैसे निकालोगे, देखो इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा, इसमें तनाव नहीं लेना पड़ेगा। ई में साक्षर मेल निकाल रहा है, अब देखो ई में साक्षर मेल कितना निकल जाएगा, बहुत आसानी से नहीं निकल जाएगा। ई है
19%, तो 40 लाख का 19% कितना हो जाएगा? 7.6 लाख। देखिए 40 का 19% करेंगे तो 19 चौके 76, 760, मतलब 7.6 लाख। तो यहां पे हम फटाफट लिख लीजिए 7.6 लाख, ये आसान हो जाएगा, 7.6 लाख। अब एफ की साक्षर महिला, एफ की साक्षर महिला देखिए, एफ में साक्षर महिला 25 का 10% मतलब 2.5 लाख, है ना। 25 का 10% 2.5 लाख नहीं होगा। ये सब तो अभी तक आपको सीख लेना चाहिए, मतलब 2.5 लाख। अब क्या कह रहा है कि इसका ये कितना प्रतिशत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7.6 बटे 2.5 इंटू 100। 0 0 कट गया, 25 चौके 100, 76 गुना 4, 6 चौके 24, 2 7 चौके 28, 2 304%। 304%। इसमें कितना वक्त लगेगा? 50 सेकेंड, मतलब मैक्सिमम लिखता हूं मैं 50 सेकेंड। शुरू में अगर 3 मिनट ले भी ले और अगले में 50 सेकेंड ले रहा है तो एवरेज हो गया ना आपका 2 मिनट। 2 मिनट लगा ये क्वेश्चन में, तो तनाव नहीं लेना। मैंने आपको बोला है डीआई के लिए 8 से 10 मिनट रखिएगा, ठीक है, 8 से 10 मिनट आप रख लीजिएगा। आमना का बिल्कुल सही आ रहा है। शहर डी की साक्षर स्त्रियों की संख्या से शहर डी के साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप आराम से शहर डी लिखोगे, सिर्फ डी लिखो ना, डी एजुकेटेड लिख दो, है ना। डी एजुकेटेड क्या निकालना है? फीमेल। ई फॉर एजुकेटेड, और अनएजुकेटेड को यूई लिख दीजिएगा, है ना। और डी के ही एजुकेटेड मेल की संख्या चाहिए आपको, तो नहीं निकाल लेंगे। डी की एजुकेटेड फीमेल कितनी हो जाएंगी भाई? देखिए डी एजुकेटेड फीमेल, तो 25 का 16% 4 लाख, 25 का 16% 4 लाख। यहां पे लिख भी लीजिए, अगली बार काम आएगा। 4 लाख कहां पे निकाला था आपने? एफ का निकाला था 2.5 लाख, जिसमें लिख दें काम आ जाता है ना, 4 लाख। और डी में ही साक्षर पुरुष की संख्या 40 का 16% कितना होगा? 16 चौके 64, मतलब 6.4 लाख। एक ही बार निकाल लिए, 4 लाख और 6.4 लाख, 4 लाख और 6.4 लाख निकल गया। कह रहा है कि संख्या से पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? पुरुष की संख्या बिल्कुल अधिक है भाई। कितनी अधिक है? 2.4 है ना। देखिए 6.4 में 4 घटाएंगे तो 2.4 अधिक है। किससे? 4 से अधिक है, तो 100 में कितना हो जाएगा? देखिए 4 से 25, और 25 गुना 24 करेंगे तो कितना आसानी से हो जाएगा। इसको 10 से और भाग कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से 12, 12 पंचे 60%। आंसर क्या हो जाएगा? 60%। कितना वक्त? 40 से 50 सेकेंड। कितना वक्त? 40 से 50 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे। शहर ए की निरक्षर जनसंख्या कितनी है? देखिए अभी मैंने बताया था आपको, साक्षर निकाल लोगे तो निरक्षर नहीं निकालोगे, और निरक्षर शायद निकाला हुआ था मैंने। शहर ए की निरक्षर जनसंख्या मतलब पुरुष में मेल, पुरुष और महिला दोनों को मिला के। मैंने यहां पे क्या निकाला हुआ? ये साक्षर, है ना। अब देखिए शहर ए की ये जो जनसंख्या है ये क्या है? 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ में 16% क्या है? साक्षर और निरक्षर दोनों है ना। अब हमें यह देखना है कि साक्षर की संख्या और निरक्षर की संख्या अलग अलग हमें पता करनी है। तो आपको यह पता हो गया कि अगर हमें साक्षर की जनसंख्या पता लग जाए शहर ए में, तो निरक्षर की संख्या नहीं पता लग जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि 1.5 करोड़ का 16% कितना होता है? 1.5 करोड़ का 16% अभी आपने निकाला था ना कहीं पे, वो काम दे देगा। देखिए 1.5 करोड़ का 16%, अच्छा यहाँ 21 निकाला था मैंने, तो कोई बात नहीं। 1.5 करोड़ का मतलब 150 लाख का, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 150 लाख का 16% क्या है? टोटल जनसंख्या है। और इसमें साक्षर कितने हैं? शहर ए में साक्षर कितने हैं भाई? तो जितने मेल फीमेल हैं शहर ए में वो साक्षर हो जाएंगे। तो 18 का 40%, 40 का 18%, 7.2 लाख, और 25 का 24%, 6 लाख। तो 7.2 और 6 मतलब 13.2 लाख क्या है? साक्षर है। तो 13.2 लाख घटा दीजिए और आंसर आ जाएगा। जो भी उत्तर आएगा आप कर लीजिएगा सॉल्व। जो भी उत्तर आएगा आप इतना तो कर सकते हैं ना। अगर आप 150 लाख को अगर आप
16 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 पंचे 80, 8 16 के 8 24, 224 पे 1 2 3 4 शून्य है ना, तो कितना हो जाएगा 24 लाख है ना। देखिए 24 लाख, इसको कहेंगे सीधा 24 लाख, और 24 लाख में आप 13.2 लाख घटा दीजिए, आंसर आ गया आपका 8 और 0 1, 10.8 लाख आंसर आ जाएगा, 10.8 लाख। कितना वक्त लगेगा, 1 मिनट। कितना वक्त लगेगा, 1 मिनट, ठीक है ना, 10.8 लाख। आगे चलिए, शहर ई की साक्षर जनसंख्या और शहर ई की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। देखिए शहर ई की पहले साक्षर जनसंख्या निकाल लेना है, वो तो आप निकाल लोगे, और शहर ई की जनसंख्या का वो कितना प्रतिशत है, नहीं निकाल लोगे, बहुत आसान है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही, ये तो आप कीजिएगा होमवर्क है, ठीक है, ये आप कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है, ए होगा, बहुत बढ़िया, इतना फास्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी मिसिंग वाला है, बट तनाव नहीं लेना, बहुत आसान होगा, ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका एक तरह से यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको फॉलो करके बनाना है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, वो यहां पे सीधा सीधी कोई क्वेश्चन था कि कार्यपत्रक पर विचार कीजिए, कहना चाहता है कि यदि कोष्ठक A2 का मान है ना, कोष्ठक A2 का मान मतलब ये वाला है ना, A2 का मान 100 से कम अथवा बराबर है तो कोष्ठक B3 में प्रिंट विद इन बजट, ठीक है। यदि कोष्ठक A2 का मान 100 से अधिक है तो कोष्ठक B3 में प्रिंट ओवर बजट उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता, मतलब इसको क्या है ना, इसका मान अगर 100 से कम होगा तो कह रहा है कि B3 में जो प्रिंट होगा ना, B3 का मतलब ये जो प्रिंट होगा इसमें आप क्या लिखेंगे, विद इन बजट, यहां पे क्या लिखेंगे, विद इन बजट। और कह रहा है कि अगर A2 का मान 100 से अधिक होगा तो कोष्ठक B3 में प्रिंट है ना, B3 में प्रिंट जो बजट है ना, ओवर बजट कहेंगे। ये किस कारण, अगर इसका मान 100 से कम होगा और अगर इसका मान 100 से अधिक होगा तो कहेंगे ओवर बजट। तो इस आधार पे आपको इसका उत्तर देना है, तो इसको भी आप करिएगा, थोड़ा सा कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है, तो उसके कौन सा सूत्र यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा भाई, दिखिए गया, मैंने लिख ही दिया उठा के, यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 19 से 23 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन है, 19 20 21 22 23 5 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में पूछा गया है, ठीक है। और कोई बच्चे आंसर नहीं दे रहे, मतलब सब क्या हुआ, सो गए क्या, या डर लग गया आपको डीआई से, डीआई से आप लोग डर गए क्या, कैसे डीआई करोगे, अगर डर जाओगे भाई तो एक बार डीआई करने की कोशिश तो करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, एक बार कोशिश तो करो भाई, हैं, नहीं करोगे तो फिर तो ऐसे ही डर जाओगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जिसमें किसी विशेष वर्ष के लिए कोष्ठ में प्रत्येक कॉलेज की सीटों की कुल संख्या दी गई है और नीचे विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब देखिए कॉलेज डब्ल्यू में 500 सीट था, विज्ञान में 100, कला में 100, अभियांत्रिकी में 50 और चिकित्सा में 150, सब मिला के 500 ही होगा, तनाव नहीं लेना। 500 में ये है, 1000 में इस तरह एडमिशन हुआ, 1000 में इस तरह एडमिशन हुआ, ये तो लगता है कि कुछ आसानी क्वेश्चन होगा आगे, मतलब ऐसा मैं फील कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट डेटा नहीं दिया हुआ है। आगे चलिए, रिक्त सीटों की प्रतिशतता क्या है, क्वेश्चन मिसिंग है क्या भाई, रिक्त सीटों की प्रतिशतता क्या है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए रिक्त सीटों की प्रतिशतता क्या, अच्छा यहाँ पे भरा नहीं होगा, फिर 100 200 300 400, अच्छा रिक्त सीट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे रिक्त एक बना लीजिए अलग से कॉलम, बोले ना कुछ तो होगा मिसिंग, मैंने यहाँ पे एक रिक्त का कॉलम बना लिया, सबका रिक्त फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं 150 250 350, यहाँ 150 बच्चे अभी आ सकते हैं, और है ना, देखिए 150 250 और 250 एक 350, 150 हो गया।
350, 150, 5 3 8, 8.5 मतलब 150 यहां भी बचेगा। 350 और 150 कितना होगा, 5 6 3 9, 100 बच्चा यहां बचेगा। अब कह रहा है कि रिक्त सीटों का प्रतिशतता क्या है, तो मतलब टोटल की बात कर रहा होगा। तो टोटल कितना रिक्त है, तो देखिए 1.5 3 और 2 500, 500 रिक्त है कितने में से, तो 5 5 1000, 2000, 3000, 3000 में 500 रिक्त है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना प्रतिशत का सिंबल, 0 0 कटा 50/3 मतलब 16 16 2/3 प्रतिशत इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 16 2/3 का मतलब 16.67%। आसान क्वेश्चन था, दम था। 50 सेकंड से भी कम समय लगेगा ना भाई, क्वेश्चंस को बस सीखते जाइए। प्रत्येक कॉलेज में प्रवेश लेने वाले कला के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है, कला में। इसका मतलब क्या है कि लगभग, है ना, हो सकता है कि डेटा ना कंप्लीट कटा नहीं होगा तो इसलिए लगभग में दिया है। तो कला का सबका जोड़ लीजिए भाई, सबके कला का जोड़ लीजिए, 100 200 3 2 5 3 8 850 कितना हो जाता है, देखिए टोटल जोड़ेंगे तो ये 850 है ना भाई। अगर इस सारे को जोड़ देंगे तो 850। औसत निकालने के लिए भाई 850 टोटल कला में, और कितना है भाई कॉलेज, कितना कॉलेज है देख लीजिए, कॉलेज कितना है 1 2 3 और 4, तो 4 कॉलेज से भाग कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 एका 4, 4 दूना 8, लगभग 212, क्योंकि 212.25 आएगा, तो लगभग 212 पे मैंने टिक कर लिया, है ना, क्योंकि आदमियों की संख्या कभी भी डेसिमल में नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिए, किस संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस संकाय में, तो सबको जोड़िए, जिसमें सबसे ज्यादा है वो आंसर हो जाएगा। एक का तो मैंने निकाल ही दिया 850, इसको जोड़ेंगे, देखिए 3.5 और 1.5, 5 3 8 1 900 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5 2 3 और 100 400 ये हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2 3 350 इसका हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें है मेरे भाई, विज्ञान में। साइंस वैसे भी सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा विज्ञान। कितना सेकंड, 20 सेकंड। विज्ञान और संकाय अभियांत्रिकी संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। अभी आपने विज्ञान का 900 निकाला था और अभियांत्रिकी का कितना है मेरे दोस्त, देखिए अभियांत्रिकी का 400, तो 900 और 400 का अनुपात निकाल दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, 9 और 4 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, इसलिए मैंने जोड़ दिया था कि क्या पता डेटा काम आ जाए, मिटाना नहीं है डेटा को। कॉलेज के कुल प्रवेशों में से चिकित्सा संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। कॉलेज के कुल प्रवेशों में से मतलब टोटल जो कॉलेज में संख्या है, चिकित्सा में कितना लोग एडमिशन लिया है मेरे भाई, देखिए चिकित्सा का एडमिशन पता करिए, तो देख रहे हैं चिकित्सा में 350 लोग एडमिशन लिया, और टोटल कॉलेज में कितने लोग हैं भाई, 3000, तो 350/3000 गुना 100 आंसर। 350 चिकित्सा में, टोटल 3000 में से कितना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 0, 35/3, तो लगभग कितना हो जाएगा 12%, 12 दशमलव समथिंग, तो लगभग हम 13% पे आंसर लगा देंगे इसका। कितना हो जाएगा 13%, 12 दशमलव तो 12 के आसपास 13 लेंगे, है ना भाई, क्या करें मजबूरी है। अब आ गया फिर से बढ़िया क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई करते हैं, फटाफट करिए। – 2022 में ही पूछा गया, देखिए 2022 में भाई आपके 10 क्वेश्चन डीआई से पूछे गए थे, बल्ले बल्ले हो गया होगा सबका, नहीं हो गया होगा। 50 में से अगर 10 डीआई आ जाए तो 10 क्वेश्चन सही हो गया, तो हो गया काम आसान। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका में 6 विभिन्न विश्वविद्यालय दिया हुआ ए से लेके एफ तक, उसमें कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण है, मतलब इसमें 2400 लोग, इसमें 4375, इसमें 2625, इसमें 6000, इसमें 4250, इसमें 1360 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पुरुष 50, महिला इतनी और ट्रांसजेंडर इतने लोग काम कर रहे हैं। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 100% पूरा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सभी 6 विश्वविद्यालय की संख्या तालिका में दी गई है और इसका आंकड़ा दिया गया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ये 50% 2400 का कितना हो जाएगा 1200,
नहीं हो जाएगा, पूरा आधा। 37.5% कितना होगा वो भी लिख दीजिए, और उसके बाद 12.5% कितना होगा वो भी लिख दीजिए। कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन से ही चलते हैं, क्या पता कम की जरूरत पड़े, है ना। एक लिख लिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 1200 लिखा है, आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। विद्यालय एफ में कार्यरत महिलाओं की संख्या विद्यालय ए में कार्यरत ट्रांसजेंडरों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो विद्यालय एफ में पहले महिलाओं की संख्या निकालिए। विद्यालय एफ 1360 का 40%, कितना हो जाएगा भाई, देखिए 1360 टोटल, महिला 40, तो 1360 का 40%, है ना, 1360 का 40%। और ए में ट्रांसजेंडर, ए 2400 का 12.5%, ट्रांसजेंडर 12.5 है ना भाई, 2400 का 12.5%। सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना, खाना बना बनाया थोड़ी मिलेगा। सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौके 24, 2 13 चौके 52, 2 54, 544, और 24 ये कट गया, 12.5, इसको भी 10 कर दीजिए नीचे तो आसान हो जाएगा। देखिए 5 2 पंचे 10, 2 से 12, 5 से 25, 25 गुना 12, 12 पंचे 60, अब 12 दूना 24, 36, 300 हो जाएगा। कह रहा है कितना अधिक है भाई, 544 300 से कितना अधिक है, 244। किससे अधिक है, 300 से, तो 100 में कितना, तो भाई 0 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 81 1/3%। आंसर सी। कितना वक्त लगा, 1 मिनट। मैं मैक्सिमम बोलता हूं, हालांकि लगेगा भी नहीं 1 मिनट, कम ही लगेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम 1 मिनट। विश्वविद्यालय डी में कार्यरत पुरुषों की संख्या का अनुपात विश्वविद्यालय सी में महिलाओं की संख्या से क्या है। तो सी में डी में पुरुष कितने, देखिए इसको बनाने का तरीका सीखिए, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। डी में पुरुष 6000 का 35%, तो लिख लेंगे 6000 का 35%। सी में महिला, देखिए सी में महिला कितनी है भाई, 2625 का 56%, 2625 का 56%। सॉल्व नहीं करेंगे, इसका रेशियो देखिए कैसे निकलता है आसानी से, ऐसे लिखेंगे ना, 6000 का 35% बराबर, सॉरी, रेशियो 2625 का 56%। देखिए कैसे करेंगे इसको आसानी से, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से 7 पचे 35, 7 अटे 56 हो गया। और कुछ कटाइए, कटेगा, इसको कटा लेते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये 1200 बार में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 पचे 25, 5 दूना 10, 525 बार में, 5 से और कटाएंगे 240 बार में, 5 से कटाएंगे 105 बार में, और कटाएंगे 5 चौके 20, 5 अठे 40, 5 से 21, और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 से 16। अब देखिए और कुछ कटेगा, हाँ यहाँ कटेगा, देखिए 8 दूना 16, और कटेगा कुछ, कहीं ना कटा, तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 10, और उधर बचा केवल 7, तो आंसर हो जाएगा 10:7। देखे आसान कर दिया ना, आसान किया ना, हमने नहीं करना है, हमने यहां करना है, हमने यहां करना था, ठीक है, आसान था ना। कितना वक्त लगा, 1 मिनट, ठीक है भाई, 1 मिनट। चलिए आगे, कह रहा है कि वी और ई विश्वविद्यालय में कार्यरत महिलाओं की संख्या को मिलाकर सी तथा एफ विश्वविद्यालय में कार्यरत पुरुषों की संख्या को मिलाकर एम और एन बताया गया है, तो एम माइनस एम, कहानी है भाई, कुछ नहीं है। बी और ई में आपको क्या चाहिए, फीमेल, और सी और एफ में आपको क्या चाहिए, मेल, और इसको एम से दर्शाया गया, इसको एन से दर्शाया गया, उससे क्या फर्क है, एम माइनस एम, मतलब इसका डिफरेंस चाहिए। तो बी और ई में फीमेल चाहिए, तो भाई बी और ई में अगर फीमेल चाहिए तो बी में 43-75 लोग हैं, फीमेल है 36, और ई में 42-50 है, फीमेल है 30, तो 43-75 का 36% है ना भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 43-50 का, है ना, 43-75 का 36%, 43-75 का 36% प्लस ई में फीमेल, ई में 42-50 का 30%, 42-50 का
30%। ये निकालना पड़ेगा। सी में मेल, भाई अब सी में मेल ढूंढिए। सी में मेल हो जाएंगे 26-25 का 24%, 26-25 का 24%। और एफ में मेल कितने हो जाएंगे भाई मेरे? एफ में मेल हो जाएंगे 13-60 का 45%, 13-60 का 45%। अब इस दोनों का जो आंसर आएगा इसको घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका काम है, कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये कर लेंगे। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन भी सीख जाएंगे इसी बहाने, है ना भाई? थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सीख जाओगे आप लोग। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बताइए, आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? जल्दी से बताइए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका आंसर निकालिए आप लोग फटाफट। अब देखिए, कह रहा है कि ट्रांसजेंडर की जो संख्या है वो 500 से अधिक किस विश्वविद्यालय में? सभी में, 3 में, 2 में, 4 में? भाई ये तो कर लोगे ना आप लोग। ट्रांसजेंडर की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी सारे का। इसका मान कितना है सबका निकालिएगा। कैसे? 2400 का 12.5, 4375 का 24, 2625 का 20, 6000 का 40, 4250 का 32, 1360 का 15%। निकालोगे, आराम से निकलेगा। उसमें देख लेना कि किसकी संख्या 500 से अधिक है। 500 से अधिक जिस जिस कॉलेज में है उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये कर लोगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है। सभी 6 विश्वविद्यालयों में कार्यरत ट्रांसजेंडर की कुल संख्या, अब देखिए जब वहां, अब देखिए इससे आसान होगा। जाहिर सी बात है, इसमें सारे ट्रांसजेंडर की संख्या तो लाओगे ही, फिर सबको जोड़ लेना। जोड़ोगे तो टोटल ट्रांसजेंडर यहां लिख देना, यहां पे काम आ जाएगा, उसका डेटा यहां काम आ जाएगा। सभी विश्वविद्यालय में महिलाओं की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत, और यहाँ पे टोटल फीमेल ले आना, और उसका कितना प्रतिशत है, मतलब इतना बटे इतना गुना 100 कर लेना, आंसर आ जाएगा। होमवर्क कर लोगे, मुझे यकीन है। ठीक है, इसको भी आप कर लोगे, मुझे पता है। आसान क्वेश्चन है, बस जोड़ घटाव करना है ना भाई, जोड़ घटाव करना है। यहां करेंगे तो आपका समय खराब होगा, कुछ नया सिखाएंगे आपको। जिसका कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है वो हम कर देते हैं। ठीक है, देखो मैं बता तो दूंगा, लेकिन बात समझो, अगर हम बताने लगे ना कैलकुलेशन, तो आपका ना ज्यादा डीआई हम नहीं करा पाएंगे, है ना? तो मेरा ये मानना है कि हम ज्यादा डीआई आपको पढ़ा दें। कैलकुलेशन आप करो ना भाई, एक बार बताओ, ये नहीं कर पाओगे, इतना सा जोड़ घटाव नहीं करोगे, ये नहीं करोगे आप। इतना सा तो मेरे साथ मेहनत करो, ये वाला। अगर ये आप नहीं करोगे तो बताओ क्या फायदा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, जोड़ देना है, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके जोड़ना है, फिर दोनों का डिफरेंस लिख देना है। इतना तो करोगे ना। कुछ आप के लिए छोड़ के जाएंगे तभी तो आप मेहनत करोगे, नहीं तो फिर लगेगा कि सारा सिखा ही रहे। 26 का आंसर गलत आ रहा है, इसको जोड़ो ना। भाई गलत आ रहा है तो तनाव क्यों लेते हो? मेरे से भी तो गलत आ जाता है, फिर हम उसको चेक करते हैं ना, क्रॉस चेक करो। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक किए होगे आप, क्योंकि डेटा थोड़ा सा अजीब है ना, लंबा चौड़ा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों? ऐसे करो ना, देखो 4 9 36, 4 से 25, 5 5 25, 5 से कटाओ, 5 8 40, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 से कटाओ, है ना? तो 17 5 85, 2 175 गुना 9 करना, फिर इसको करोगे तो ये कट जाएगा, देखो 0 से 0। 425 गुना 3 करना, फिर दोनों को जोड़ देना। ठीक है ना, हो जाएगा आमना, है ना? कोशिश करो, हो जाएगा। चलो, उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। नीचे दी गई तालिका एबीसी कॉरपोरेशन के वर्ष 2013 से लेकर 20 तक के विगत 8 वर्षों की बिक्री और आय को दर्शाती है। बिक्री और आय, बिलियन और मिलियन, ध्यान रखिएगा भाई, बिलियन है और मिलियन है। तालिका 2, अब यहां तालिका दूसरी भी है भाई, ठीक है।
तालिका 2020 में जो बिक्री के प्रतिशत को 4 अलग अलग श्रेणियों में दर्शाया गया है, इस बिक्री का एक अलग टेबल अगले पेज पे बना दिया है केवल 2020 के लिए, कंप्यूटर का, टीवी का, स्मार्टफोन का और अदर्स का। कहा गया है कि तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही लेंदी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजेदार है, क्योंकि डबल DI है ये, तनाव नहीं लेना भाई। अब देखो 10 बिलियन है। अच्छा, मिलियन और बिलियन में आप समझ रहे हो ना रिलेशन, मिलियन और बिलियन में क्या रिलेशन होता है? 10 लाख 1 मिलियन होता है और 100 लाख 1 बिलियन होता है ना, 100 लाख ही 1 बिलियन होता है ना। एक बार चेक कर लीजिए भाई, है ना, एक बार गूगल पे चेक कर ले हम लोग। 100 लाख 1 बिलियन होता है ना, 1 बिलियन में कितना लाख होता है एक बार चेक कर लेते हैं ना, कि गड़बड़ ना हो जाए। अगर ये पता होगा तो अच्छी बात है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 बिलियन इन मिलियन कर लीजिए, तो देखिए 1000 मिलियन होता है आपका 1 बिलियन, ठीक है, 1000 मिलियन होता है आपका 1 बिलियन, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, क्या कि 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। तो इसको अगर मिलियन में डायरेक्ट लिख दे तो 3000 मिलियन नहीं लिख सकते हैं, 6000 मिलियन नहीं लिख सकते हैं, 8000 मिलियन नहीं लिख सकते हैं, 7000 मिलियन लिख लें, 5000 मिलियन लिख लें, 9000 मिलियन लिख लें, 8000 मिलियन और 10,000 मिलियन, ठीक है ना। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, बिलियन को हटा ही दिया, बिलियन की कहानी हमने हटा दी, सीधे मिलियन में लिख दिया। मिलियन बिलियन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, एक्चुअल में इंडियन सिस्टम में क्या है ना, मिलियन बिलियन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पाते। मिलियन का मतलब 10 लाख में 1 मिलियन होता है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि इतना पता है, लेकिन बिलियन की कहानी थोड़ा अलग हो जाती है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, तो इसको कन्वर्ट करते तो भाई क्या हो जाता, डेसिमल में आता, तो इसी को कर लिए। चलिए अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कह रहा है कि 13 से 20 की अवधि के लिए एबीसी कॉरपोरेशन की बिक्री का औसत निकालिए। किसमें? बिलियन में। 13 से 20 के लिए बिक्री का औसत, भाई देखिए 13 से 20 में बिक्री कितना हुआ है और इसका औसत, तो आसान नहीं है, देखिए सबको जोड़ के और 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 9 8 17, है ना, 6 3 9 8 17 7 24 5 29 9 38 8 46 10 56, 56 को कितने से भाग देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग देना है, तो 56/8, तो 56/8 औसत हो जाएगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन। 7 बिलियन, 7 बिलियन आंसर। ये आसान था, पहला क्वेश्चन सबसे आसान, 10 सेकंड में बन गया। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो क्यों तनाव लेना, आप सही हो ना, आप सही हो ना, डबल क्रॉस चेक कर लो, ऑप्शन गलत है तो बिल्कुल तनाव मत लो। किस वर्ष में पूर्वगामी वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? किस वर्ष में पूर्वगामी वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? अब यार बिक्री में बोल रहा है या फिर कह सकते हैं सेल में बोल रहा है, क्या चीज में बोल रहा है? यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे। यहाँ पे बिक्री और आय पूछ रहा है, बिक्री और आय दोनों दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चंस में बिक्री और आय के बारे में जिक्र नहीं है, कहीं पे लिखा है क्या बिक्री और आय? अधूरा है क्वेश्चन, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि बिक्री के बारे में बताना या आय के बारे में बताना कैसे बताएंगे, है ना, क्वेश्चंस पूरा नहीं लग रहा मुझे, अधूरा है। 2015 में आय तथा बिक्री के बीच का अनुपात क्या है? भाई क्वेश्चन कितना आसान दे रहा है, देख रहे हैं, आय और बिक्री का अनुपात बता दीजिए। 15 में आय और बिक्री का अनुपात, 15 में आय कितना है भाई, 15 में आय 200 और 8000, 200 और 8000 का अनुपात निकाल दीजिए, 200 और 8000 का अनुपात। भाई कितना आसान क्वेश्चन दे रहा है,
140। देखने में लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और आसान आसान दे रहा है ना, मजाक कर रहा है वो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको तालिका 1 और 2 से मिला के देना है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन तालिका 1 और 2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निगमित किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। और तालिका 2 में जो आंकड़ा है ना वो केवल और केवल किसका है, लास्ट वाले का है, लास्ट वाले का है ना, 2020 का। इसलिए देखिए 2020 की बातचीत हुई है, 2020 की बातचीत हुई है, ये इतना आसान है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले 2020 का जो आंकड़ा है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10,000 यहां पे क्या है, आपका बिक्री है, और इस बिक्री का है ना, देखिए बिक्रय है ना, इस बिक्री का 10,000 का 25% कितना हो जाएगा भाई, 2500। 10,000 का 20% 2,000, 10,000 का 40% 4,000, और 10,000 का 15% 1,500। ये बिक्री हुआ है कंप्यूटर का, टीवी का, कह सकते हैं स्मार्टफोन का और अन्य का, मिलियन में, है ना। 10,000 को मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब आप डेटा से उत्तर दे सकते हो, है ना, दे सकते हो। कह रहा है कि वर्ष 2020 में स्मार्टफोन की बिक्री 2013 की कुल बिक्री से अधिक थी। अब देखिए 2013 की कुल बिक्री कितनी है, पहले ये देखिए 2013 की कुल बिक्री कितनी है मेरे भाई, 3,000, और 2020 में स्मार्टफोन की कितनी बिक्री है, 4,000। तो स्मार्टफोन की बिक्री ज्यादा है 13 के बिक्री से, 13 के बिक्री से स्मार्टफोन की बिक्री ज्यादा है। तो 2020 में स्मार्टफोन की बिक्री जो है 13 से ज्यादा था, पहला कथन बिल्कुल सही है। तो केवल 3 उत्तर हो नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेट। कह रहा है कि सर्वाधिक आय वाले वर्ष में, सर्वाधिक आय वाला वर्ष कौन है भाई, ये देख लीजिएगा, उसकी वर्ष में हुई आय न्यूनतम बिक्री वाले वर्ष में हुई बिक्री से अधिक है। अब देखिए सर्वाधिक आय वाले वर्ष में हुई आय, सर्वाधिक आय वाले वर्ष में जो कितनी आय हुई है भाई, देखिए सर्वाधिक आय वाले वर्ष में आय, तो सर्वाधिक आय वाले वर्ष में आय कितना है भाई, सर्वाधिक आय 900। तो 900 में 900 आय हुई, ठीक है। बस क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है, हुई आय, तो यहां 900 लिख दीजिए। न्यूनतम बिक्री वाले वर्ष में हुई बिक्री से अधिक है क्या, न्यूनतम बिक्री किस वर्ष में हुआ है भाई, देखिए न्यूनतम बिक्री, न्यूनतम बिक्री किसमें, 3, 6, 6, 6, 6 सबसे इसमें, तो भाई तो फिर भी अधिक है, 3,000 है ना, तो यहां 3,000 होगा, यहां पे क्या लिखेंगे 3,000। तो भाई कभी भी 900 3,000 से ज्यादा होगा क्या, तो ये गलत है, मतलब दूसरा हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचा, या तो केवल एक या 1 और 3 दोनों। तीसरा को देखते हैं। 2020 में स्मार्टफोन की बिक्री कितनी थी भाई, स्मार्टफोन बिक्री 10% कम हुई होती, 2020 में स्मार्टफोन की बिक्री 10% कम हो जाए। देखिए स्मार्टफोन की बिक्री कितनी हुई है, 4,000, अगर इसमें 10% कम बिक्री होगा तो कितना होगा मेरे भाई, 4,000 का 90%, मतलब 3,600, मतलब यहां पे 3,600 हो जाएगा। और कंप्यूटर की बिक्री 10% अधिक होती, ये हो गया स्मार्टफोन, और कंप्यूटर की बिक्री 10% अधिक होती, तो कंप्यूटर की बिक्री कितनी होगी भाई, देखिए 2,500 का 10% ज्यादा, मतलब 2,500 का 110%, है ना, 2,500 का 110%। तो सॉल्व करेंगे तो 11 पचे 55, 2,750। तब कंप्यूटर की बिक्री की तुलना में स्मार्टफोन की बिक्री कम हुई है क्या, फिर भी नहीं होगा भाई, फिर भी स्मार्टफोन ज्यादा ही रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर केवल 1 सही। तो देख रहे हैं इसमें आपका 1.5 मिनट ले सकता है, बट आसान है। बट क्या है, आसान है। तो आंसर क्या होगा, केवल 1, है ना। 32 का आंसर केवल 1, 32 का आंसर सी नहीं होगा भाई, केवल 1, है ना, केवल 1। तीसरा गलत है, क्यों गलत हुआ मैंने दिखा दिया। क्यों, क्या कह रहा है, तब कंप्यूटर की जो बिक्री की तुलना में स्मार्टफोन की बिक्री कम कहां हुई है, ज्यादा हुई है, 3,600 यहाँ 2,750, फिर भी ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे। 13 से 19 की अवधि के लिए एबीसी कॉरपोरेशन की आय का कुल योगफल क्या होगा, मिलियन में। भाई आय को जोड़ दीजिए, सारे आय को, इसमें समय नहीं लेना है, जितना आय है जोड़ दीजिए इसको जोड़ेंगे।
9 5 14 2 16 4 20 7 27 8 35 7 42 6 48, तो 4800 मिलियन आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4800 मिलियन। 10 सेकेंड जोड़ने में जितना वक्त लगेगा 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 2021 का क्वेश्चन, है ना। 9 मिनट है, कोशिश करेंगे कि इस डीआई को हम लोग समाप्त कर लें। एक आध क्वेश्चन बचेगा तो आप कर लीजिएगा। निम्नांकित तालिका सत्र 2020 से 21 के दौरान विद्यालय में 5 विभिन्न क्रियाकलापों तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प के विद्यार्थियों के नामांकन को दर्शाती है। विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में 1750 छात्राओं सहित कुल 3000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। तालिका में प्रदत्त आंकड़े के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले डीआई समझिए, डीआई समझना जरूरी है। टोटल विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है 3000, 3000 में 16% तैराकी में मतलब 480, फटाफट लिख लीजिए। 21 तिया 63 630, 14 तिया 42 420, 24 तिया 72 720, 25 तिया 75 750। कर लिया, थोड़ा सा आसान कर दिया। लड़की है 1750, तो बॉयज कितने हो जाएंगे भाई? 3000 में 1750 लड़की एडमिशन ली है तो 1250 लड़के लिए होंगे, है ना भाई। 1750 1750 का 14%, 1750 का 28% निकाल के उसमें से घटा दीजिएगा तो बॉयज की संख्या आ जाएगी। एक एक करके दिखाते हैं। 1750 का अगर 14% करेंगे, देखिए 2 सते 14, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 35, 7 पचे 35, 3 7 21 3 24। 245 यहाँ पे क्या है? लड़की है। 245 क्या है? लड़की है। तो लड़का कितना हो जाएगा? यहाँ लड़का इधर लिख रहे हैं, लड़की इधर लिख रहे हैं। तो 480 में 245 घटा देंगे, 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3 और 4 में 2 गया तो 2। 235 यहाँ पे लड़का हो जाएगा। तो लड़की और लड़का को आपने अलग अलग निकाल लेना है। कैसे? इसका 28% जो आएगा फिर 630 में घटा देना है, क्योंकि 2 ही लोग हैं, लड़का और लड़की। ये कुल है, कुल में लड़की घटाएंगे तो लड़का ही आएगा ना। ठीक है, चलिए आगे जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। एक सिखाया है आपको। विद्यालय में विद्यार्थियों का सन्निकट प्रतिशत क्या है? विद्यालय में विद्यार्थियों का सन्निकट प्रतिशत क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? विद्यार्थी तो सभी हैं। लड़के या लड़की देना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ दे दिया है ना। विद्यार्थी कह दिया तो विद्यार्थी तो सारे हैं ना। ठीक है ना, सारे विद्यार्थी हैं, तो इसका आंसर क्या दे भाई? क्वेश्चंस में विद्यार्थी की जगह लड़का या लड़की होता तभी तो बता पाते। तो मुझे लगता है अधूरा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों का सन्निकट प्रतिशत क्या बताइएगा? विद्यालय में सारे विद्यार्थी 100% के बराबर है। क्वेश्चन अधूरा लग रहा है ना। कैसे 42 होगा? आप लड़की का निकाल रहे हैं या लड़का का निकाल रहे हैं? विद्यार्थी तो सारे होते हैं ना। मुझे भी सिखा दीजिए आमना। विद्यार्थियों में किसको लेंगे आप? सारे तो विद्यार्थी ही है ना। 3000 विद्यार्थी है ना। अगर छात्राएं कहती तो अलग बात है कि 1750 3000 का कितना प्रतिशत है, ये होता है ना। थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। अधूरा क्या, गलत लग रहा है। गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं? गायन और हस्तशिल्प में देखिए, मैंने जोड़ ही देना है बस। गायन और हस्तशिल्प 630 और 750 जोड़ दीजिए। 630 और 750, 630 और 750। अच्छा, कितने छात्र है? छात्र यहाँ लड़का को दिखा रहे हैं ना। छात्र लड़का, छात्राएं लड़की, तो छात्र को निकालना है ना। तो देखिए गायन में छात्र कितने होंगे भाई? पहले छात्राएं निकालना पड़ेगा। तो 630 का 28% छात्रा, बचेंगे लड़के। और हस्तशिल्प में 750 का 22% लड़की, तो बचेंगे लड़के। फिर दोनों को जोड़ना है। ये आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कर लोगे, है ना। ये आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको कर लोगे। ठीक है, ये आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना। ये आप कर लोगे, है ना भाई। चलो ठीक, कर लोगे ना, कि करके दिखाना है? जल्दी से बताओ। तैराकी और चित्रकारी में कितनी छात्राओं का नामांकन है? अब देखिए, तैराकी और चित्रकारी में छात्राओं का नामांकन पूछ रहा है। तो तैराकी और चित्रकारी देखिए,
तैराकी 420 का 16%, तो कितना हो जाएगा भाई 420 का 16%। तैराकी और चित्रकारी किसमें किसमें पूछ रहा है, ये निकाल देते हैं। तैराकी और चित्रकारी 480 का, अच्छा यहां तो लड़की आ ही गई थी 245, और 420 का 16%, 245 प्लस 420 का 16%, इतना निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 420 का 16% निकलेगा भाई, कैसा डेटा दे दिया है ये, बड़ा अजीब डेटा नहीं दे दिया। 14 या 42 का 16%, 16% भाई कटेगा भी नहीं। देखते हैं डेसिमल में लाएंगे, 16 दूना 32, 3 है ना, 16 चौके 64, 3 67, मतलब 67.2। तो इसमें 67.2 जोड़ेंगे तो 5 7 12, 6 2 8 1 9, 292 दशमलव कुछ आएगा। अच्छा गायन और हस्तशिल्प है, अच्छा हम किस में निकाल रहे हैं इसको, अच्छा 292 इस पे आएगा ना। तैराकी और चित्रकारी में कुल कितनी छात्राओं का तैराकी और चित्रकारी था, है ना, इसको मिटा दीजिए, गलत जगह कर रहे हैं ना। तैराकी और चित्रकारी, तैराकी और चित्रकारी 480 में 245 लड़कियां हैं, चित्रकारी में 420 का 16%। भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है पूरा। अच्छा एक सेकंड, गड़बड़ हो गया भाई, एक सेकंड, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ लड़कियों की संख्या दी हुई है, हम इसका क्यों निकाल रहे हैं भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यहाँ लड़कियों की संख्या दी हुई है, तो 1750 का 14%, तो 1750 का पहले 16% निकाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं है, हो जाता है। 0 0 कटाए, 2 से 8, 2 से 5, 5 तिया 15, 35, तो 35 गुना 8, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28, 280 क्या है, लड़की है, तो लड़के कितने हो जाएंगे भाई, तो लड़के की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसी दोनों को तो जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 5, 8 4 12, 2 दूना 4 1 5, है ना, तो 525, कितना हो जाएगा आंसर 525। तो उधर लिख दीजिए 525, जिस ऑप्शन पे उस पर क्लिक कर दीजिए, 525। 525 होगा कि 505 होगा, जोड़ने में गलती कर रहे हैं क्या, अगर जोड़ने में गलती कर रहे हैं तो देख लीजिएगा। यही गलती कर दिया था जोड़ने में क्या, एक बार इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं मैंने जोड़ने में गलती किया है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जोड़ने में गलती किया, 525 ही आएगा लगता है, आमना का भी 525 आ रहा है, मतलब हम सही है, ऑप्शन ही गलत दे दिया है। ठीक है, अगर हम सही हैं हम लोग तो 525 पे लगाइए, हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा इस पीपीटी में, ठीक है ना, टाइपिंग के दौरान गलतियां हो जाती है, बट तनाव नहीं लेना, आप सही है तो ठीक है भाई। तैराकी और चित्रकारी में अच्छा यहाँ पे था ये तैराकी चित्रकारी 525, तो पिछला वाला क्वेश्चन किस में लगा रहे थे, अच्छा गायब, तो भाई क्वेश्चंस वहां देख रहे, ऑप्शन यहाँ देख रहे, तो कहां से आंसर आएगा, क्वेश्चंस वहां देख रहे, ऑप्शन यहाँ देख रहे, तो कहां से आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर था 36 का। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, बहुत आसान है। नृत्य में जो छात्रा है और विद्यालय में जो कुल छात्र, कुल संख्या विद्यार्थी, विद्यालय में कुल कितने लोग हैं 3000, नीचे के लिए तो 3000 आ गया, और नामांकित नृत्य में, अब देखिए नृत्य में नामांकित कितने लोग हैं भाई, 1750 का 20%, कितना हो जाएगा 350, तो 350 3000 का कितना प्रतिशत है, तो आसान क्वेश्चन है, 350 बटे 3000 गुना 100, लगभग 12%, मतलब 11.67, है ना, 11.67, इसको सॉल्व करेंगे तो 11.67 आएगा। तैराकी में नामांकित छात्राओं और विद्यार्थियों का अनुपात क्या है, तैराकी में, अब देखिए तैराकी में नामांकित छात्रा हमने निकाला हुआ है ना, तैराकी में नामांकित छात्रा हमने निकाला हुआ है, देख लीजिए। अब हैंग भी करने लगा, बहुत ज्यादा पीपीटी हो गया, हैंग करने लगा, है ना, पैनल अपना हैंग करने लगा, बहुत ज्यादा पीपीटी हो गया आज। देखिए तैराकी में नामांकित छात्रों की संख्या 245, तो 245, अच्छा कहाँ है क्वेश्चन वो वाला, बहुत हैंग कर रहा है। 245, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तैराकी में, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तैराकी में, आराम आराम से करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तैराकी में विद्यार्थियों की संख्या 480,
तो 480 है ना, 480। इसका रेशियो निकाल दीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 9 45, 3 96, 49 और कटेगा 49 और 96 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, 49 और 96 दिया अब अभी ने ऑप्शन में, यहाँ गड़बड़ किया है क्या? 47 तो हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, ज्यादा ही होगा ना, कम का तो सवाल ही नहीं बनता। लड़कियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या में कम का तो अनुपात संभव है नहीं, ये हो नहीं सकता। अच्छा और कटा देते हैं, कटेगा क्या? 7 से तो कटेगा नहीं, ये संभव नहीं है ना, 49 96 ही होगा। ये भी संभव नहीं है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा कैसे हो गई। 23 और 29, 29 को जो है चेंज कर दीजिए, 49 और 96 हो जाएगा, है ना। कोई एक ऑप्शन को ठीक कर लीजिए, ठीक है, कोई एक ऑप्शन को ठीक कर लीजिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि डीआई आप लोगों को मैंने समझा दिया है, अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। भाई विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आप लोग कम कैसे बता रहे हो भाई? आमना 47 कैसे होगा? आंसर कैसे ले आए आप 47? भाई छात्रों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कह रहा है ना, विद्यार्थी में छात्र और छात्रा दोनों और कम हो जाएगा अनुपात, ये भी तो समझिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास हमें यहीं पे समाप्त करनी चाहिए, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है। बचे क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे और कोशिश करेंगे डीआई के 3 क्लास में इसको जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस होगा हम प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बता दीजिए आप लोगों को क्लास कैसी लगी, एक बार जल्दी से मैसेज करिए आप लोग, मजा आया या नहीं आया, कितना तनाव हुआ, कितना तनाव हुआ आप लोगों को, जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए। कितने लोग आज अच्छे से पढ़े या कह रहे हैं कि नहीं भाई मजा नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। आज अब कोई लोग नहीं बताएंगे। विद्यार्थी की जगह बॉयज थोड़ी लिखा है, हम तो विद्यार्थी ट्रीट करेंगे ना, लड़का लिखा रहता तो हम मानते ना विद्यार्थी में हम दोनों को मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। बॉयज नहीं है ना यार, यहाँ विद्यार्थी है, विद्यार्थी को आप लड़का क्यों मान रहे हो? विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आते हैं ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। या तो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अगर छात्र लिखा होता तब ना मानते लड़का, या लड़का लिखा होता, समझो ना पूजा। आप ऑप्शन के को सही करने के चक्कर में क्वेश्चंस गलत क्यों पढ़ रहे हो, है ना। हो सकता है कि डीआई में क्वेश्चंस गलत दिया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, एक बार हम ओरिजिनल क्वेश्चंस में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक ही लगा क्लास मतलब मजा नहीं आया, ठीक ही लगा क्लास मतलब मजा नहीं आया। देखो आमना वही गलती कर रही है, वॉइस की संख्या निकाल रही है। भाई विद्यार्थी है, विद्यार्थी में छात्र छात्राएं दोनों होती है। देखो डीआई में दिया हुआ है विद्यार्थी, ये समझो, यहां देखो ये विद्यार्थियों का नामांकन है, टोटल विद्यार्थी है ये, समझ रहे हो। डीआई में मिसिंग है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं जो बता रहा हूं समझो, आंसर पुराने के चक्कर में मत लगो। श्रुति को क्लास में अच्छा नहीं लगा, और किसको अच्छा नहीं लगा भाई? अच्छा नहीं लगा मतलब यही तो आप लिख रहे हो, ठीक ही लगा। तो चलिए समय भी हो चुका है, क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा बोरिंग लगा क्लास, डीआई बोरिंग लगता है, बट प्रैक्टिस कीजिए, यही बोरिंग सब्जेक्ट आपको 5 नंबर घटा देगा। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है तो बोरिंग लगेगा ही ना, केवल प्रैक्टिस ही तो करा रहा था, कैलकुलेशन ही तो करा रहा था, तो बोरिंग ही लगेगा। अब हर चीज तो आपको देखिए एकदम क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ हम कर भी नहीं सकते कि कुछ आपके लिए मजा कर दूं इसमें या कुछ एंजॉय कर दूं, कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। हर दिन आपको परसेंटेज है तो भाई फॉर्मूला पढ़ा रहे, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, मजा आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। केवल जोड़ घटाओ गुना भाग डीआई डीआई टेबल, तो सर दर्द तो होता ही है, मेरा भी हुआ होगा कभी हम स्टूडेंट रहे होंगे। हाँ रिविजन, अरे हम 3 दिन तक करेंगे इसको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय।